नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है, जिस बात का आपको इंतजार था वो यही था कि अपना 27 फरवरी को लगा हुआ इंग्लिश L2 रीट मेंस का पेपर, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस थे, जिसमें इंग्लिश के 70 क्वेश्चंस थे, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपके मेथोडोलॉजी के कह सकते हैं, पेडागोजी के कह सकते हैं, और बचे हुए जो 60 क्वेश्चंस हैं, 60 प्रश्न हैं, वो आपके वहां पर ग्रामर प्लस लिटरेचर के रहे हुए हैं। तो उनके सोल्यूशन की बारी थी, जहां पर आपने एक बेसब्री से इंतजार किया है। किसी वजह से, मशरूफ होने की वजह से, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से आपके समक्ष पहले उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन अब बिना वक्त जाया किए बिना अपन बात करते हैं उसी मैटर की जो कि आपको वहां पर चाहिए। जी हां, अपन यहां पर बात कर रहे हैं आपका रीट, और रीट के अंदर आपका वहां पर इंग्लिश की, और इंग्लिश में भी आपका रीट में कौन सा L2 का, लेवल 2 का, जो कि आपका एग्जामिनेशन लगा है फरवरी 27, 2023। इवनिंग शिफ्ट का पेपर रहा है आपका, और अपन ये नहीं कहेंगे कि ज्यादा टिपिकल रहा, ज्यादा हार्ड रहा, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें आपका। कहीं पर भी एक क्वेश्चन को अपन छोड़ दें तो इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन रहा होगा जहां पर आपका कोई बोनस या फिर डिलीशन का पार्ट आता है, या फिर आपका कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, या फिर जहां पर आपको 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन के चांसेस लगते हैं, या फिर चारों ही ऑप्शन ना हो, ऐसा कोई मामला नहीं था। लगभग इजी लेवल का था, लेकिन आप में से कई लोगों ने अगर डेप्थ की स्टडी नहीं की है तो उसे मॉडरेट तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन किसी भी वे में ये टिपिकल लेवल का या डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं कहा जा सकता है। तो एक बार फिर से कहूं कि बिना वक्त जाया किए बिना अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर जो मेरे पास में जिस सीरीज का पेपर है उसके अंदर सबसे पहले जो इंग्लिश का क्वेश्चन आया है वो ये है कि रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक गद्यांश को पढ़िएगा, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो आपको पता है कि ये आपका अनसीन प्रॉज पैसेज है, जिसे आप कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जानते हैं, और रीड के सिलेबस के अंदर इसे किस नाम से जाना गया? आपका अनसीन प्रॉज पैसेज के रूप से जाना गया है। ठीक है, पढ़िए जरा। वी ऑल वॉन्ट टू लिव वेल, हम सारे मानव प्राणी चाहते हैं कि हम अच्छा जीवन जिए, अच्छे तरीके से जिए। एंड व्हेन इट इज टाइम, और जब समय होता है, डाई वेल टू, तुम्हारी मृत्यु भी एक अच्छे तरीके से, या फिर यह कह सकते हैं कि सब कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं उनकी पूर्ति करने के बाद में एक संतुष्टिदायक या संतुष्टिप्रद हमें मृत्यु प्राप्त हो सके आपका। दिस इज द इसेंस ऑफ मोस्ट ह्यूमन एस्पिरेशंस, अधिकांश जो मानव महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, उनके सार के रूप में, उनके जिस्ट के रूप में इसे देखा जा सकता है। विद इन दिस, इसके अंदर अंदर, इसके भीतर भीतर, मच इफ नॉट मोस्ट, ज्यादा, अगर इससे भी ज्यादा ना कहें तो आवर ह्यूमन इंडेवर इज डेडिकेटेड, मानवीय साहसिक प्रयास इस बात के लिए समर्पित होता है, इस बात के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध होता है, टू लिविंग वेल, कि वो अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करें, एंड द आउटकम रिफ्लेक्ट्स इट, और इसका परिणाम है इसमें प्रतिबिंबित हो भी जाता है। ह्यूमंस हैव अचीव्ड, मनुष्यों ने इस बात को वहां पर पाया है, अर्जित किया है, देखा है, मच इन टर्म्स ऑफ लिविंग वेल, ज्यादा से ज्यादा उनकी एक ही इच्छा रही है कि उनका जीवन यापन अच्छे तरीके से हो सके, बेहतर जिंदगी वो जी सके, सुकून भरी जिंदगी, एक राहत का एहसास वहां पर ले सके। वी हैव मैनेज्ड, हमने इस बात का प्रबंध किया है, इस बात की व्यवस्था भी वहां पर की है, टू एक्वायर मोर कंफर्ट, कि हम ज्यादा से ज्यादा आराम प्राप्त करें, एंड कन्वीनियंस, ज्यादा से ज्यादा सुलभता, ज्यादा से ज्यादा सुविधा हमें वहां पर मिले, देन एनी अदर जनरेशन इन द पास्ट, बजाय किसी भी पीढ़ी के जो कि हमें भूतकाल में देखने को मिली है। हाउएवर, फिर भी व्हेन इट कम्स टू डाइंग वेल, जब हमारी अच्छे तरीके से मरने की बारी आती है, जब हमारा ये एक टर्निंग पॉइंट आता है कि अब हमें इस दुनिया को छोड़कर, कहते हैं ना, आत्मा को परमात्मा में विलीन होना होता है, या स्वर्गवासी होना होता है, देहावसान होना होता है, इंतकाल होना होता है, पास अवे होना होता है, हमें मर जाना होता है, उस वक्त इट कैन नॉट बी सेड, ऐसा नहीं कहा जा सकता, दैट वी डाई इन एनी वे बेटर देन आवर एंसेस्टर्स, कि हमारे पूर्वजों की बजाय हम किसी अच्छे तरीके से मरे हैं। जिस रास्ते पर वो गए हैं, जिस रास्ते पर उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई है, ठीक उसी तरीके से हमारी भी स्थिति वैसी ही रहनी है। हमें कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत देखने को नहीं मिलता है। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाएंगे, इन्हीं शब्दों को इसमें अगले ने पिरोने की कोशिश की। अब यहां से एक आसान सा क्वेश्चन उठाया, ऑल ह्यूमन एफर्ट्स, देखो ये 66 क्या है? मेरी सीरीज के पेपर में जो इंग्लिश का पहला सवाल है वो इसमें है। 65 सवाल आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज वाली साइड से आपके रहे हुए हैं। ऑल ह्यूमन एफर्ट्स, सारे जो मानवीय प्रयास हैं, आर डेडिकेटेड टू, वो समर्पित रहे हैं। किसके लिए रहे हैं बताओ? यहां पर
किसके लिए रहे हैं? पूरा का पूरा पैसेज मैंने पढ़ दिया है। क्या यहां पर कहीं पर भी कुछ अन्वेषण करने की, एक्सप्लोर करने की बात हुई है? कहीं नहीं हुई। क्या पूरे पैसेज में यात्रा करने की, ट्रेवलिंग की बात हुई है? नहीं हुई है। अच्छे तरीके से मरने की बात हुई है, लेकिन हम मरने के लिए डेडिकेटेड नहीं है, बल्कि हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए डेडिकेटेड हैं। तो बात तो डाइंग वेल की भी हुई है, लेकिन जो यहां से मैसेज हमें कन्वे किया गया, वो मैसेज किसका है आपका? वहां पर लिविंग वेल का है, अच्छे तरीके से जीवन जीने का है। अगले सवाल पे आते हैं आपका। अब यहां देखिएगा, द सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब समानार्थी, नियर बाई, नजदीकी अर्थ देने वाला ऑफ द वर्ड, उस शब्द का जो शब्द क्या है? कन्फेस है। कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना। कन्फेस के मायने क्या होते हैं? किसी चीज को मानना, किसी चीज को आपका स्वीकार करना, उसे कहते हैं कन्फेस करना। यहां पर पहला जो आपका वर्ड है वो क्या है? रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब मना करना, इनकार करना। हमें तो क्या चाहिए? स्वीकार करना, ठीक है, अंगीकृत करना या फिर मानना। फिर है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है आपका? मना करना भी होता है, पतन में जाना होता है, गर्त में जाना होता है, नीचे जाना होता है, डूबना होता है, लेकिन स्वीकार करना नहीं होता है। डिनाई। डिनाई का मतलब भी किसी चीज को साफ साफ मना कर देना, साफ साफ इनकार कर देना। तो अपना ऑटोमेटिकली आंसर क्या बच जाएगा? एडमिट। एडमिट का मतलब यहां भर्ती करना नहीं है, एडमिट का मतलब यहां प्रवेश करना नहीं है, बल्कि एडमिट का मतलब यहां किससे लिया जाएगा? किसी चीज को स्वीकार करने से। आप बोलते ना आई एडमिट इट, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, आई एडमिटेड दैट, मैंने उस बात को स्वीकार किया। अगले क्वेश्चन पे, अगला दोबारा से आपका अनसीन प्रोज पैसेज का ही कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है आपका। रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नांकित गद्यांश को पढ़िएगा एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर्स 68 एंड 69। 68 और 69 नंबर का जो सवाल है उसका आपको वहां पर जवाब देना है, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी गई है। आई वर्कड फॉर ए ब्रीफ वाइल इन ए कॉलेज इन दिल्ली। जब मैं दिल्ली में था तो मैंने एक महाविद्यालय में काफी कम समय के लिए, अल्प समय के लिए कार्य किया। एंड अमंग माई मोर अनकंफर्टेबल मेमोरीज, और मेरी सबसे ज्यादा दुखद या बेचैन करने वाली या परेशान करने वाली जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, इज अ लैंग्वेज एक्सरसाइज, जो कि एक अभ्यास है। किसका? भाषा का है, एक भाषागत अभ्यास है। आई गेव ए ग्रुप ऑफ 8 अंडर ग्रेजुएट्स। मैंने वहां पर देखा कि वहां 8 आपके जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, अधिस्नातक हैं, उनका एक समूह था। आई आस्क्ड देम टू इमेजिन, मैंने उन सब से कहा कि आप कल्पना कीजिएगा दैट दे हैड ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, कि वो पहले ही स्नातक कर चुके हैं। आप अपने आप को अंडर ग्रेजुएट मत मानिएगा, आप ये मानिए कि आप पहले से ग्रेजुएट हो चुके हैं। एंड वांटेड देम टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर ए सूटेबल जॉब, और मैं उनसे चाहता था कि वो एक उपयुक्त जो जॉब होता है, उपयुक्त जो नौकरी है, उसके लिए वहां पर एक आवेदन पत्र या फिर एक प्रार्थना पत्र वहां पर लिखें। 7 ऑफ द 8 स्टूडेंट्स रोट एप्लीकेशंस फॉर जॉब्स ऑफ क्लर्क्स। उन 8 में से 7 विद्यार्थियों ने, 7 अभ्यर्थियों ने एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा प्रार्थना पत्र है वो प्रस्तुत किया जो कि लिपिकीय संवर्ग से जुड़ा हुआ था, मतलब बाबूजी की नौकरी उन्हें करनी थी। ये बात किसकी है? अंडर ग्रेजुएट्स की है। उनमें एक को छोड़कर बाकी सब ने ये कहा कि भैया हम तो एक ऐसी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं जो कि क्लरिकल जॉब के रूप में होती है। इवन इन वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज, यहां तक कि अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक के अंदर, एंड इन ए कॉलेज या एक अच्छे महाविद्यालय में, दैट हैड रेपुटेशन, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा है, जिसका अपना सम्मान है, फॉर इट्स एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, अपने अकादमिक स्तर के लिए, अपने शैक्षणिक स्तर के लिए। द सिस्टम, यह जो प्रणाली है, यह जो व्यवस्था है, हैड स्नफ्ड आउट, इसने मार डाला है, इसने कुचल दिया है। ध्यान रखिएगा, फ्रेजल वर्ब है क्या? स्नफ्ड आउट। स्नफ्ड आउट का मतलब क्या होता है? कुचल दिया है या फिर मार दिया है। ऑल यूथफुल एम्बिशन, सारी की सारी जोशीली युवावस्था की महत्वाकांक्षा को। एक व्यक्ति जो कि अपने आप को यह चाहता है कि बहुत ऊंचे पायदान पर लेकर जाए, एक बढ़िया पॉलिटिशियन बने, एक बढ़िया वहां पर सर्जन बने, एक बढ़िया वहां पर आपका इंजीनियर बने, बढ़िया एक सोशल रिफॉर्मर बने, बढ़िया एक राइटर बने, ऐसा कोई थॉट नहीं आया, बल्कि एक क्लार्क, एक लिपिक का, एक बाबू का थॉट यहां पर आपको देखने को मिलता है। इवन द हाईएस्ट यूथफुल एम्बिशन, यहां तक कि सबसे उच्च जो आपकी युवावस्था की महत्वाकांक्षा है, इन द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, सम्मानित और प्रतिष्ठित महाविद्यालयों के अंदर, इज टू पास, वो केवल यह है कि वो उत्तीर्ण करें किसको? द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उस प्रतिस्पर्धीय परीक्षा को, और किसकी खातिर करें वहां पर? फॉर अपॉइंटमेंट्स, ताकि उन्हें नियुक्तियां मिल सकें इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रशासकीय सेवाओं के अंदर। जैसे अपन राजस्थान की बात करते हैं तो आरएएस हो गया, आरटीएस हो गया आपका, आरएसीएस हो गया आपका,
आपका, आरपीएस हो गया, ठीक है, या फिर इंडियन लेवल की अपन बात करें तो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इस तरीके से। एंड देयर आर कॉलेजेस, और वहां पर ऐसे महाविद्यालय हैं दैट आर मोर प्राउड ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, जो कि अपने नौकरशाहों के लिए ज्यादा गर्वित, ज्यादा अभिमानित, ज्यादा सम्मानित महसूस करते हैं अमंग देयर अलमनी, अपने पूर्व विद्यार्थियों के मध्य, देन ऑफ एनी स्कॉलर्स, बजाय अन्य विद्यार्थियों के, बजाय अन्य स्टूडेंट्स के। साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिकों के, उसको अच्छा दर्जा नहीं देते हैं, और लीडर्स ऑफ ओपिनियन या फिर अवधारणात्मक जो नेतृत्व क्षमता के कुशल धनी होते हैं, उनको विशिष्ट महत्व वहां पर नहीं देते हैं। एंड दीज, और ये लोग लेटर, बाद में, आगामी समय के अंदर, या फिर लेटर ऑन कह सकते हैं, अंडरस्टैंडेबली, अपने सोचे समझे हुए स्तर के ऊपर आर ए स्मॉल नंबर, काफी कम संख्या में होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ब्यूरोक्रेट्स की। ब्यूरोक्रेट्स काफी कम संख्या में होते हैं, अल्पसंख्यक बोले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स डिराइव द मीनिनेस ऑफ देयर एम्बिशंस फ्रॉम द मीनिनेस ऑफ द गोल्स दैट द कॉलेजेस प्रपोज टू देमसेल्व्स। विद्यार्थी हमेशा इस बात को उद्धरित करते हैं कि जो संकीर्ण मानसिकता, जो तुच्छता आती है, जो हीनता आती है, जो उनकी महत्वाकांक्षाओं में होती है, वो हमेशा उन लक्ष्यों की तुच्छता या संकीर्णता या हीनता को समावेशित करती है, जो कि उन महाविद्यालयों के द्वारा प्रस्तावित की जाती है, जो उन्हीं के अपनों के द्वारा होती है, उन्हीं के अपनों के लिए होती है। एंड ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस, और इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वाकांक्षी हैं, एज वेल एज ऑफ द लीस्ट, और सबसे कम महत्वाकांक्षी हैं। दोनों पक्षों को, अपर पार्ट भी ले लें, डाउनर पार्ट भी ले लें, हाई पार्ट भी ले लें आपका, या फिर आपका लो पार्ट भी ले लें। इट कुड बी सेड, तो ऐसा कहा जा सकता है, दैट दे थिंक मोर ऑफ व्हाट सोसाइटी विल टू डू, ये कि वहां पर समाज ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, और फॉर देम, या उनके लिए क्या करेगा, उनके लिए कैसा रहेगा, देन ऑफ व्हाट दे वुड बी एबल टू डू फॉर, बजाय इस बात के लिए कि वो बंदे, वो बंदियां, वो व्यक्ति, वो लड़के लड़कियां, वो पुरुष महिलाएं, वो किस प्रकार से समाज को कुछ देने के लिए सक्षम रहेंगे, किस प्रकार से अपना मत रखने के लिए वहां पर मजबूत रहेंगे, एंड टू सोसाइटी, या फिर समाज के लिए। दिस इज एन एक्सीलेंट अप्रेंटिसशिप, यह वहां पर उनका एक उत्कृष्ट या सर्वोत्कृष्ट क्या कह सकते हैं आपका, एक प्रशिक्षुता का भाग रह सकता है, एक उनके सीखने का तरीका रह सकता है, फॉर ज्वाइनिंग द रैंक्स ऑफ हायरलिंग्स और ऑफ द अनएम्प्लॉयड, जहां पर आपके जो बेरोजगार लोग होते हैं, या फिर आपके उच्च श्रेणी के जो अभिशिक्षित लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने रोजगार में अपने आप को समायोजित करना चाहते हैं, अपने आप को सेटल करने का नाम देना चाहते हैं। थोड़ा सा लेंथ अच्छी थी इसकी, लैंग्वेज भी ठीक कहूंगा, लैंग्वेज बिल्कुल भी पुअर नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल ही कहूंगा वहां पर, इसे टिपिकल लैंग्वेज तो कहना थोड़ा गलत होगा। वोट अकॉर्डिंग टू द राइटर, अपना पहला सवाल इस पैसेज का, कि लेखक के मतानुसार इज द हाईएस्ट यूथफुल एम्बिशन, उच्चतम जो आपका युवावस्था की महत्वाकांक्षा है इन द बेस्ट कॉलेजेस, अपने उत्कृष्ट महाविद्यालयों के अंदर, कि एक स्कॉलर वहां जाने के बाद में क्या बनना चाहता है, वह किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है। तो यहां पर जवाब देखिएगा, क्या वो स्कॉलर बनना चाहता है? बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी है भी, लेकिन वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इसकी खास इज्जत नहीं दी जाती है। बिकम ए साइंटिस्ट, उसको कोई खास दर्जा नहीं मिलता है। यह कहा जाता है कि ये अपने ही वर्ग विशेष के होते हैं, जो अपनी रिसर्च में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपने इनोवेशंस में लगे हुए रहते हैं, लेकिन समाज के अंदर इनका जो प्रतिष्ठा का स्तर है उतना ज्यादा नहीं माना गया इस पैसेज के अकॉर्डिंग। टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, तो इन दोनों की बात तो अपने पैसेज में कहीं पर हुई नहीं है। अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर वो बनना नहीं चाहते हैं अपने व्यक्तिगत धारणा के मतानुसार, लेकिन वहां पर कहीं पर भी पैसेज के अंदर ये बात नहीं कही गई है। तो यहां पर सीधी सीधी बात है कि वो क्या बनना चाहते हैं, आपका ब्यूरोक्रेट वहां पर बनना चाहते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, टू बिकम ए ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट का हिंदी मीनिंग होता है नौकरशाह। स्नफ्ड आउट मींस, मैंने बताया था कि ये क्या है आपका, वहां पर एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, जो आपका एक संयुक्त क्रिया होता है, जिसे अपन पदबंधीय क्रिया का नाम भी वहां पर दे सकते हैं, जो अपने मूल या वास्तविक अर्थ को छोड़ते हुए एक नया अर्थ देता है। इसका मतलब किसी चीज का दमन करना, मारना, हत्या करना, कुचल देना, दबा देना, वो सारी चीजें किस में आती हैं, आपका स्नफ्ड आउट में आती हैं। तो मीनिंग क्या निकलेगा इसका, किल्ड निकलेगा। यहां इनकरेज, उत्साहित किया से नहीं होगा, अज प्रार्थना करने से नहीं होगा, इंस्टिल करने से नहीं होगा, इन तीनों से इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। इसका मीनिंग किससे निकलेगा, आपका किल करने से निकलेगा। अगला सवाल लीजिएगा, यहां से पैसेज से बाहर आ गए दोस्तों अपन। चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल, आपको उपयुक्त जो आपका मॉडल है वो चुनना है एज पर द कंसेप्ट, उस अवधारणा, उस मत के अनुसार, इन ब्रैकेट जो कि आपको कोष्टक में दिया गया है, टू फिल इन द ब्लैंक, जहां से आप इस कोष्टक की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, आई ब्लैंक बी 16 ऑन मंडे, मैं सोमवार को 16 वर्ष को हो जाऊंगा। कोई बच्चा वहां पर यह कहता है, कोई बच्ची ऐसा कहती कि हो जाऊंगी। तो यहां पर सिंपल फ्यूचरिटी की बात की गई है, तो फ्यूचर में सिंपल फ्यूचरिटी की बात हो रही है, जो हमें कौन देता है, विल और शेल देता है। और सिंपल फ्यूचरिटी के अंदर आई और वी के साथ में
अपन shall का यूज करते हैं, और बाकी सब जो सब्जेक्ट्स आपके बच गए, जैसे you है, they है, प्लूरल है, he है, she है, it है, they है या सिंगुलर है आपका, उनके साथ में अपन किसका यूज करते हैं, आपका will का यूज करते हैं। तो यहां पर will तो कहीं पर था नहीं, जो कंफ्यूजन का पार्ट होता तब होता जब इसमें will भी दिया जाता, तो will इसमें अवेलेबल था नहीं, तो अपना कंफ्यूजन वैसे ही बाहर हो गया। कैन नहीं होगा, शुड फास्ट नहीं होगा, ought to नहीं होगा, या फास्ट का तो कोई रोल आपका है ही नहीं। ठीक है, आप इसे वैसे भी हटा सकते हैं अपनी चीजों को समझने के लिए, ताकि आपको दिक्कत वहां पर बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, तो एक चीज आपको यह देखनी है कि जब भी आप ऐसी चीजों को पढ़ते हैं तो आपके पास में, आपके दिमाग में एक चीज पहले से क्लियर हो जानी चाहिए कि कुछ चीजें अमूमन वहां पर एक तरीके से गलत के रूप में ही शो की जाती हैं, तो उनको तो आप पहले से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई आपका ब्लेम लगाने वाली स्थिति नहीं होती है कि पेपर सेटर ने, पेपर मेकर ने ऐसा कर दिया। आपका खुद का कॉमन सेंस भी वहां पर काम करना चाहिए। अगली बात पे आते हैं, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। आपको इस पेपर के अंदर जैसे वोकेबलरी सेक्शन भी दिया गया था, तो उसका वोकेबलरी पार्ट का ये पहला एक क्वेश्चन यहां पूछा गया कि आपको एक वन वर्ड, जो एक एकार्थी शब्द चाहिए, ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु थिंक्स ऑफ ओनली हिमसेल्फ, जो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, बाकी अन्य किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है। तो ऐसा आदमी जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, वो बोस्टर नहीं होगा, शेकी बघाड़ने वाला, डींग हाँकने वाला नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले की बात अपने को करनी है। इसेंट्रिक, जो सनकी होता है, जो अपनी मन की मर्जी का मालिक होता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता, खाली अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। प्राउड का मतलब जो गर्वित या अभिमानित होता है, ये सम्मानजनक स्थिति से जोड़ा जा सकता है। तो यहां पर ये तीनों नहीं होने हैं, ना आपका प्राउड होना है, ना इसेंट्रिक होना है, ना आपका बोस्टर होना है। तो इसमें जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या बनेगा, आपका इगोइस्ट बनेगा, जो वहां पर एक तरीके से अहंकारी होता है और अपने ही बारे में सोचता, बाकी किसी अन्य के बारे में नहीं सोचता है। अगला सवाल लीजिएगा, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। सही ध्वन्यात्मक प्रतिलिपि का जो शब्द है वो आपको छांटना है ऑफ द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का, फ्रॉम द ऑप्शंस, उन विकल्पों से, दैट फॉलो, जो नीचे दिए गए हैं। तो यहां यह ध्यान रखना था कि इसमें जो साउंड आएगा वो आई का आएगा, एप्पल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आईपल। एप्पल की बजाय क्या हो जाएगा, आईपल हो जाएगा। इसे समझने का यह तरीका है कि यहां पर ये जो साउंड है ये आपका मेंशन आपको करना था, बजाय कहां पर आपका ए के, क्योंकि अपन सिर्फ ए लिखते हैं तो वहां पर अपना साउंड इस तरीके से आ जाता है और वो हमें गलत करवा देता है। और यहां कंफ्यूजन था ही नहीं, अगर शुरुआती आपने मोनोप्थोन को पकड़ लिया है तो बाकी आपको दिक्कत रहने वाली नहीं थी। आप देख सकते हैं यहां ऐसा कोई सिंबल नहीं बन रहा था, बाहर हो गया। ये देखिएगा इस तरीके से भी प्रॉपर ए, ऐसा कोई पार्ट नहीं बनना था। ये एपाल या फिर ये बीच में आपका देखो आप, यहां से कोई सिंबल नहीं बन रहा है, तो ये तीन तो वैसे ही बाहर हो गए। अगर आपको अच्छे तरीके से जो 44 ध्वनियां हैं उनके सिंबल्स ध्यान में हैं तो भी आप इनको ढंग से वहां पर करके आ सकते थे। चलिए फिर भी अपन इसके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा, आपका एप्पल। और इसको मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां पर ये जो पार्ट आपको दिया गया है, यहां पर इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं, क्योंकि ग्राफिक के अंदर क्या होता है, कई बार ये टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि पेपर में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिया गया है, वहां पर कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिली है जी। ठीक है, एप्पल इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक, अगले सवाल पे चलिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया, उसका पैसिव वॉइस वहां पर छांटना है। तो यहां पर रखिएगा, अपने पास में डज है, डज क्या है जी आपका, वहां पर देखिए, देखें आपका डज इसमें क्या रहेगा, आपका डज इसमें रहना है आपके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में लाने वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो डज आपके पास में आ रहा है, ये डज इजमार प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाएगा। डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, स्पीक है। डज से शुरू होने का मतलब सेंटेंस कैसा हो गया आपका, वहां पर इंटेरोगेटिव हो गया। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका जब आप पैसिव बनाओगे तो ये पैसिव हमेशा किसमें जाएगा जी आपका, वहां पर बताइए, देखें इंटेरोगेटिव का पैसिव हमेशा किसमें रहने वाला है, आपका इंटेरोगेटिव में रहना है। और डज किसमें चेंज होना है, आपका इजमार में चेंज होना है। तो परेशानी का कोई सबब नहीं है आपके पास में, यहां वोज का कोई इश्यू नहीं, बाहर हो गया। हैज का कोई इश्यू नहीं, बाहर हो गया। हेड का कोई इश्यू नहीं, बाहर हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपके पास में आंसर ये रहा, इज इंग्लिश स्पोकन बाई हर। यहां इजमार में से इज आएगा किसके अकॉर्डिंग, इंग्लिश के अकॉर्डिंग। स्पीक के तीनों फॉर्म क्या, स्पीक स्पोकन है तो स्पोकन आ जाएगा। प्रीपोजिशन आपका बाई लग जाएगा। शी का ऑब्जेक्ट जो आपका एक्यूजेटिव केस हर बनेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क या फिर इंटरोगेटिव मार्क आपका इस्तेमाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। निम्नांकित विकल्पों में से उस वाक्य को चूज करिएगा जहां पर आपको सही रूप में इनडायरेक्ट स्पीच देखने को मिला है। सवाल क्या है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलना है, आपका नरेशन चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच का सवाल आ गया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हाउ इज योर मदर।
आपकी माताश्री कैसी हैं? तो यहां ये बताइए सवाल कैसा है आरएस में, हाउ से स्टार्ट हुआ, इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का मतलब ये सेड टू किस में जाएगा, आस्ट में जाएगा। तो अगर आप गौर करते हैं तो यहां सेड टू दिया हुआ है, मतलब ये चीज आपकी यहां से बाहर हो गई, ठीक है, ये ऑप्शन आपका आउट है, ठीक। फिर अगली बात, आस्ट के बाद में मी है, जोड़ने के लिए आपका हाउ आ जाएगा। फिर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो असर्टिव में जाएगा, मतलब साधारण में जाएगा। तो साधारण में सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है आपका, योर मदर है। योर मदर कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका वहां पर, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। यू का योर बनता तो मी का माई बनेगा, यहां क्या आएगा, माई मदर आएगा। मतलब ये जो पार्ट योर मदर वाला देखो यहां से वैसे भी हट रहा था, दो जगह से चला गया आपका। और माई मदर के बाद में इजमार किस में जाएगा, वोजवर में, तो यहां से इज के लिए भी कोई जगह नहीं है, ये दो ऑप्शन बाहर हो गए। अब आपको ये देखना कि माई मदर पहले आएगा और वोज आपका बाद में आएगा। माई मदर आपका पहले आएगा और वोज आपका बाद में आएगा, तो ये यहां उल्टा लिखा हुआ है, वोज आपका पहले दे दिया, ये इसका इनकरेक्ट पार्ट रह गया। तो यहां से ये तीनों हट गए और जो करेक्ट हिस्सा है आपके पास में कौन सा हो जाएगा, ये तीसरे वाला कि ही आस्क्ड मी हाउ माई मदर वॉज, ही आस्क्ड मी हाउ माई मदर वॉज। आराम से आप देख सकते हैं, आस्क्ड सेड टू से बन गया, फिर यहां जोड़ने के लिए हाउ आ गया, योर मदर माई मदर में चला गया, इसका वॉज हो गया, क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। अगले पार्ट में चलिए आप, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। निम्नांकित विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव कीजिएगा, चयन कीजिएगा जो कि आपका क्रिया का सही रूप या उचित रूप बताता है। बड़ा ही आसान सवाल दिया है। देखिए यहां पर टाइम एडवर्ब के तौर पर आपके पास में यस्टरडे है, जो कि पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में आता है, जो क्या लेगा, V2 या वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब का दूसरा रूप लेगा। तो मीट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, मीट, मैट, मैट। हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, तो सेकंड फॉर्म क्या रहेगा आपका, मैट रहेगा। बाकी यहां पर इस प्रेजेंट परफेक्ट से या वुड के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या माइट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हमारा कोई लिंकेज नहीं रहना था। अगले सवाल पे आइए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको वहां पर एक्टिव वॉइस के रूप में छांटना है। मतलब सेंटेंस किसका है, पैसिव का दिया है, तो ये वाइस वर्सा का सवाल है, पैसिव से एक्टिव में करवाया है, तो यहां से आपको इसे पकड़ना पड़ेगा। देखिए वोज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो बनता किसका है आपका, वर्ब के सेकंड फॉर्म का बनता है, तो आपको यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म छांटना है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म छांटते हैं तो यहां गौर करिएगा, ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा, अक्यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑटोमेटिकली बाहर गया आपका, ठीक है। फिर ये चीज देखिएगा कि अपने पास में यहां पर आपका अनइंपॉर्टेंट या फिर ये कह सकते हैं कि बिना महत्व का या जो वेग सब्जेक्ट है वो हटाया हुआ था, तो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका यहां बनकर आएगा, तो अनइंपॉर्टेंट के रूप में पीपल आएगा। ये थेफ्ट वहां पर नहीं बन सकता, तो दूसरा ऑप्शन यहां से बाहर हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपने सब्जेक्ट बनाया पीपल को, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया अक्यूज्ड, और फिर आप यहां बताएंगे कि अपने पास में ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम बनेगा, और बचा हुआ पार्ट क्या आ जाएगा, आउ थेफ्ट आ जाएगा। तो लोगों ने दोषी ठहराया, किसे ठहराया, उसको ठहराया, किसके लिए, चोरी करने के लिए। तो यहां से हिम गायब है, तो यह सेंटेंस अपने आप में इनकरेक्ट हुआ। तो सवाल का आंसर क्या बन जाएगा, पीपल अक्यूज्ड हिम आउ थेफ्ट, लोगों ने उसे चोरी का दोषी ठहराया। अगली बात पे आइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। आपको सही पार्ट ऑफ स्पीच है उसको पहचानना है, ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, जो कि रेखांकित शब्द के रूप में है। चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, उन विकल्पों में से चयन करते हुए जो कि नीचे दिए गए हैं। तो सवाल है इट रेंड हेवीली, और अंडरलाइंड करके दिया हुआ आपका रेंड, इट सब्जेक्ट है आपका, तो रेंड यहां किसका काम करेगा आपके लिए, वर्ब का काम करेगा। बड़ा ही आसान सा सवाल पार्ट्स ऑफ स्पीच का रहा है। इसके अंदर आपका ये आपका पास्ट फॉर्म कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से ये कहें कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है आपका, रेन, रेंड, रेंड, इस तरीके से पूछा हुआ है। कंफ्यूज करता तो कहीं नाउन लिख कर देता, तो रेन कई बार नाउन के रूप में जो काम आता वहां बच्चा कंफ्यूज हो सकता था। बाकी एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, इसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन का कोई हिस्सा देखने को नहीं मिलता है जी। सवाल नंबर 78, चूज द करेक्ट वर्ड दैट मैचेस द गिवन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। सही शब्द का चुनाव आपको करना है जो कि दिए हुए आपके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, मतलब पहले से ट्रांसक्रिप्ट किया हुआ है, उसको आपको विकल्पों से चुनना। हो सकता है थोड़ा सा आपको धुंधला दिखे, तो मैं इस चीज को यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, जो थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत पैदा कर देगा। ये इस तरीके से आपका वहां पर साउंड बनेगा, ठीक है, ये लीजिएगा। अब आपको ऐसे हालात में करना क्या होता है, इन साउंड को वापस खोलना होता है। कै साउंड है, फिर ये क्या है आपका आउ साउंड है, फिर क्या है आपका ले साउंड है, फिर
क्या है, डे साउंड है। तो इसे एक साथ अपन लिखेंगे तो ये क्या चला जाएगा आपका, कौल्ड चला जाएगा। और कौल्ड को अपन क्या पढ़ते हैं, COLD। हाँ, अपनी अमूमन भाषा के अंदर हम इसे क्या पढ़ देते हैं, कोल्ड पढ़ देते हैं, जो हमारी खुद की गलती मानी जाती है। तो यहां पर ये COLD इसका आंसर बनेगा। फोनेटिक आपको दिया हुआ था, अगर फोनेटिक आपसे बनवाता तो थोड़ी परेशानी ज्यादा हो जाती है, और फोनेटिक बना बनाया आपको दिया हुआ है और फिर उसका आपको वर्ड छांटना तो थोड़ा सा सवाल आसान हो जाता है, उसकी पेचीदगी कम हो जाती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। एक वाक्य दिया गया है जो कि इनकरेक्ट या अशुद्ध है, उसका आपको सही विकल्प चुनाव करना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि उसके सही रूप में या फिर आपके शुद्ध रूप में वहां पर लिखा हुआ है। तो आपको इसमें पढ़कर देखना है जी। वहां पर इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, अगर बरसात होती है, आई वुड नॉट गो टू द पार्क, तो मैं वहां पार्क में नहीं जाऊंगा। तो आप गौर करें यहां पर अपने को क्या दिया हुआ, देखो देखें, ये कंडीशनल का सेंटेंस है, प्रोबेबल में है, पहली कंडीशन है आपका इफ आ गया, कंडीशनल है। रेन्स क्या है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, मतलब आगे वाले क्लोज में आपके पास में इनमें से होना चाहिए कौन सा, विल या शेल या फिर आपका कैन या फिर क्या आना चाहिए, मे, और उसके साथ में क्या रहना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट के अंदर अपन देखते हैं तो इसमें मिस्टेक कहां है, ये रही वुड की, ये यहां पर नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। अब आप देख लीजिएगा कि इसमें हमें चाहिए विल या शेल या कैन या में, तो वोज का कोई मतलब नहीं है। फिर से यहां पर आपका वुड दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। शुड दे दिया, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इनकरेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं आपका, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास में ये रहा, इफ इट रेन्स। इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई विल नॉट गो टू द पार्क, मैं उधर पार्क में आपका नहीं जाऊंगा। ये आपका कौन सा बन जाएगा, दूसरे वाला बन जाएगा। क्लियर आपका, तो यहां वाले में अपना आंसर ये रहेगा, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द पार्क। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द पार्क, आपको यही ढूंढना था, इधर रेन्स और इधर आपका विल नॉट गो वाला हिस्सा। अगले सवाल पे चलिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये सवाल अपना आ गया लिटरेरी टर्म्स के अंदर या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर कह सकते हो। द सन स्माइल डाउन ऑन द फ्लावर्स, सूरज है फूलों की तरफ मुस्कुराया, फूलों को देखकर उनकी तरफ मुस्कुराया, एंड द लाइट डांस्ड, और जो रोशनी है वो नृत्य करने लगी, ऑन देम, उनके ऊपर। तो इज एन एग्जांपल ऑफ, ये उदाहरण किसका है, तो आप ये बताओ, सन यहां पर क्या है आपका, सन है नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन है, और ये जो स्माइल करना या डांस करना ये कौन से एट्रीब्यूट हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट हैं। तो जब नॉन ह्यूमन को ह्यूमन एट्रीब्यूट में डाला जाता है तो वह क्या कहलाता है आपका, पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। ठीक है, इस तरीके से इसमें कहीं पर भी सरकाज्म, ऑक्सीमोरॉन या आयरनी का लेना देना दूर दूर तक नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन अगले सवाल में फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए हुए वाक्य का आपको अप्रत्यक्ष जो कथन है वो लेना है और सही रूप में लेना है। डायरेक्ट स्पीच दिया है, उसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो समझिएगा सवाल क्या है अपने पास में, वहां पर ही सेड, उसने कहा आई एम ए स्टूडेंट, कि मैं एक विद्यार्थी हूं। तो यहां सेड का वापिस सेड रहना है, मतलब ये चीज तो हट गई, सेड का सेज नहीं होगा, ये बाहर है, सेज का सेज नहीं होगा, ये आपका बाहर है। अब बच्चा अपने पास में सेड का सेड जोड़ने के लिए दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग ही ले लेगा, और इजमार किस में चेंज होता है, वोजवर में चेंज होता है, तो वोज आएगा, मतलब इज यहां गलत है। तो ऑप्शन आप आराम से इसमें छांट कर बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है, ही सेड दैट ही वाज ए स्टूडेंट। ठीक है, यहां से एस आप स्मॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या हो सकता है कि आपका राइटिंग में, टाइपिंग में वहां पर थोड़ा सा एक इश्यू बन सकता है। तो कहीं पर आप ये कहें कि सर इसमें कोई एरर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल चीजें होती हैं जिनको इजीली आपके द्वारा भी करेक्ट वहां पर किया जा सकता है। तो आप थोड़ा सा इन चीजों का आपका ध्यान देके रख सकते हैं जी। अगली चीज लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कि निम्नांकित कविता को पढ़िएगा और नीचे दिए गए एकमात्र प्रश्न का उत्तर आपको ध्यानपूर्वक देना है। तो थोड़ा सा कविता की लेंथ जरूर है लेकिन उतना ही आसान रहेगा, तो एक सरफिशियल रीडिंग हो जानी चाहिए। अपन भले ही डेप्थ में इसका इंटरप्रिटेशन ना करें, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम इस बात का फर्क पड़ेगा, कौन सा, कि हमें इसकी एक सरफिशियल रीडिंग मिले ताकि क्वेश्चन पे जाने के बाद में दोबारा हमें पोएम में नहीं आना पड़े। देखिए जरा, When God at first made man, जब ईश्वर ने पहली बार मनुष्य का निर्माण किया, ठीक है, मनुष्य को बनाया, उसे धरती पर उतारा, हैविंग ए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाई, तो ईश्वर के पास में वहां पर आशीर्वाद रूपी एक ग्लास था, या एक ग्लास जिसमें आशीर्वाद भरा हुआ था। लेट अस said he pour on him all we
कैन। ठीक है, यहां पर हम यह कह सकते हैं कि जितना हम वहां पर चाहते हैं, जितना हमारे द्वारा हो सकता था, उतना हम उस ग्लास को हमारे ऊपर उड़ेलवाना चाहते हैं, या ईश्वर ने उस आशीर्वाद रूपी ग्लास को हमारे ऊपर उड़ेल दिया, या आशीर्वाद की भारी बरसात वहां पर कर दी। लेट द वर्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स्ड लाई। यहां पर अपन ये कहते हैं कि संसार की सबसे ज्यादा धन संपत्ति या अधिकाधिक जो आपका बेशुमार दौलत है, जो कि वहां पर इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है, कॉन्ट्रैक्ट इनटू ए स्पेन, एक छोटे से दायरे में, छोटी सी अवधि के अंदर सीमित हो जाती है। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मैड अवे, इसलिए शक्ति ने, ऊर्जा ने, ताकत ने सबसे पहला अपना रास्ता तैयार किया। मैं सरफिशियल पढ़ रहा हूं, डीप इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूं, कोई गहरी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूं। देन ब्यूटी फ्लॉड, उसके बाद में सुंदरता का प्रवाह आया। देन विजडम, फिर उसको बुद्धिमता ने अनुसरित किया। ऑनर, सम्मान ने किया। प्लेजर, आनंद ने किया। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, जब लगभग सब खत्म हो गया, खाली हो गया, गॉड मेड ए स्टे, ईश्वर ने थोड़ा आराम सा लिया, थोड़ा रुका, या ईश्वर थोड़ा सा वहां पर ठहरा। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर, इस बात को समझते हुए, इस बात का अंदाजा लगाते हुए कि उसकी सारी की सारी जो दौलत है, रेस्ट इन द बॉटम ले, अभी भी इस ग्लास के पेंदे में ठहर गई है। भारी चीजें हमेशा पेंदे में आ जाती हैं। फॉर इफ आई शुड सैड ही, क्योंकि अगर मुझे कहना चाहिए तो ईश्वर के नाते, बेस्ट ऑफ दिस जेवल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, वो वहां पर अपने प्राणी के ऊपर, या फिर ये कहें कि मानव रूपी प्राणी के ऊपर इस आभूषण रूपी आशीर्वाद को भी उड़ेलना चाहते हैं। ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी, ईश्वर है मेरी बजाय मेरे द्वारा किए हुए जो कृत्य हैं उनको पसंद करना चाहेगा। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, और वहां पर प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहेगा, ना कि यहां पर प्रकृति के ईश्वर के रूप में बनने की बजाय। सो बोथ शुड लूज अस बी, इसलिए अपन कहें दोनों पक्षों से इसे एक तरीके से हारे हुए प्राणी के रूप में देखा जा सकता है। Yet let him keep the rest, चलिए कोई बात नहीं, बचा हुआ उसे अपने पास रख लेने दीजिए, बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, लेकिन फिर भी वहां पर एक बेचैनी का एहसास तो होना चाहिए। Let him be rich and weary, उसे वहां समृद्ध या अमीर और साथ में वहां पर थोड़ा थोड़ा थकावट का एहसास करने वाला भी होना चाहिए। That at least, जो कम से कम हो तो सही, मौजूद तो हो, विद्यमान तो हो। If goodness lead him not, अगर वहां पर उसकी अच्छाई, उसकी भलाई जो उसे आगे के नेतृत्व के लिए नहीं ले जाए, yet weariness may toss him to my breast, फिर भी वहां पर उसकी जो थकावट है वो वहां पर मुझे, या फिर ये कह सकते हैं कि एक इंसान विशेष को ईश्वर के गले लगाने, ईश्वर के द्वारा आलिंगन करने, या उसके वहां सीने में जगह बनाने में कामयाब तो कर सके। चलिए एक सरफिशियल रीडिंग के बाद में अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What did God pour on man, ईश्वर ने व्यक्ति पर या मनुष्य पर क्या उड़ेला? पोर का मतलब उड़ेलना या फिर डालना। तो बताइए वहां पर क्या आराम को उड़ेला? बिल्कुल नहीं। क्या कर्सेज, शाप, अभिशाप, श्राप या अभिश्राप को उड़ेला? नहीं। प्रॉब्लम, समस्याओं की बात इसमें हुई नहीं। तो ईश्वर ने क्या किया वहां पर? जो ब्लेसिंग्स हैं उनको पोर किया। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, आपका ये ग्लास किसका है? ब्लेसिंग्स का है, जिसको क्या किया गया? पोर किया गया। अपने पेपर के अंदर अपना जो भी सीरीज रहा है उसमें आप निकाल के देख लीजिएगा। आपकी पोएम का लाइन नंबर 2 और 3 बिल्कुल शुरू में इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा था। अगली बात पे आइएगा, सवाल नंबर 83, पोएम से बाहर आ जाइए। वोकेबलरी का सवाल है, चूज द करेक्ट एंटोनिम, सही विलोम शब्द का चुनाव करना है ऑफ द गिवन वर्ड, उस दिए हुए शब्द का, दैट फॉलो, जो कि आपका अनुसरित है। जैसे सवाल क्या है आपका? काम। काम का मतलब शांत होता है। ट्रैंक्विल का भी शांत होता है। सीरीन का भी क्या होता है? शांत चित्त या फिर आपका स्थिर चित्त से लिया जाता है। अनपर्टर्ब्ड का मतलब जिसे कोई व्यथित ना करे, जिसमें कोई व्यवधान ना आता है। तो यहां पर काम शांत है, तो उसका उल्टा क्या होता है? जो बेचैन होता है, व्याकुल होता है, अशांत होता है। जहां कहीं ना कहीं आपका बेचैनी होती है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की आपकी भंगी अवस्था आती है, वो किसमें मिलेगा? आपका डिस्टर्ब में मिलेगा। इसमें विलोमार्थी आपसे पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। तो बाकी जो 3 है आपके, ट्रैंक्विल है, सीरीन है, अनपर्टर्ब्ड है, ये आपके काम के क्या है? सिनोनिम है। और हमें एंटोनिम पूछा गया था, तो एंटोनिम के रूप में हम किसको ले लेंगे वहां पर? आपका डिस्टर्ब्ड को। अगले सवाल पे आइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये प्रेपोजिशन का सवाल था। जब हम किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को पूरा करते हैं, पूरा करते वक्त हमारा बॉडी है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन
ठीक है, चाहे वो हाथ होता है चाहे कुछ और होता है, उस काम को करते वक्त वहां पर उस इंस्ट्रूमेंट को, उस इक्विपमेंट को, उस सोर्स को, उस रिसोर्स को छूता है और काम करने में मदद भी करता है। तो जो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हमारा काम करने में हेल्प करता है और उसे हमारे बॉडी ऑर्गन छूते हैं, तो वहां पर वो बाई के यूज की बजाय किसका यूज होता है? विद का यूज होता है। ही कट द एप्पल ब्लैंक ए नाइफ, उसने चाकू से सेब को काटा। तो मीनिंग तो हिंदी में सेक आ रहा है, से के हिसाब से आप फ्रॉम देखना चाहें कहीं देखने को नहीं मिलेगा और होता भी नहीं आपका। दूसरी बात ये देखिएगा कि आप यहां अपना दिमाग ज्यादा चलाकर क्या करते हैं? बाई आंसर कराते हैं, ठीक है, कि के द्वारा। तो वो डूअर ऑफ एक्शन के लिए होता है, एजेंट के लिए होता है, इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट आता है, या फिर आपका वहां पर कोई टूल आ सकता है या कोई सोर्स या रिसोर्स हो सकता है जो आपका काम करता है, तो मदद करता है और आपके हाथ को छूता भी। जैसे मैं यहां पेन से लिख रहा हूं तो विद पेन होगा, ठीक है। अगर मैंने वहां पर यह कहा कि भाई कॉम्ब से तो विद कॉम हो जाएगा आपका, ठीक है, या अंगुलियों से तो विद फिंगर्स हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर क्या आएगा आपका? विद ए नाइफ आएगा, बजाय किसके? आपका बाई के। और थ्रू और इनका इसमें कोई लेना देना नहीं था। फिल इन द ब्लैंक 85 का क्वेश्चन है विद द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प के साथ में आपको खाली स्थान भरना है। हर फादर अकंपनीड बाय ऑल एन अंकल्स लेट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का, या फिर यूं कहूं सिंटैक्स का सवाल था। बड़ा ही आसान सवाल था आपका। आप देखिए यहां पर किससे जोड़ा गया है? अकंपनीड बाय से। तो ये पार्ट अपना पहला हो जाएगा, ये आपका वहां पर दूसरा हो जाएगा। अकंपनीड बाय वैसे ही काम करेगा जैसे विद करता है, टुगेदर विद करता है, अलोंग विद करता है, एज वेल एज करता है, लाइक करता है, इन एडिशन टू करता है, एंड नोट करता है, या फिर आपका बिसाइड्स करता है। ठीक उसी प्रकार से ये काम करता, मतलब पहले वाले के अनुसार लेगा। पहले वाला हर फादर है जो कि आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर या एक वचन है तो आप वर को हटाइए बहुवचन है, हैव बीन को हटाइए बहुवचन है, हैव अराइव्ड को हटाइए बहुवचन है। एकमात्र एक वचन शब्द आपके पास में कौन सा था? वो था। अगर आपको अकंपनीड बाय का नॉलेज है तो आपका ये सवाल गलत नहीं होना था। अगले पे आइए, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। आपको जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहां प्रॉपर का मतलब उचित नहीं है बल्कि व्यक्तिवाचक है, जो किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नांकित वाक्य में से छांटना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनाव करना है। तो क्या लिखा है? जय सिंह वॉज ए ब्रेव किंग, जय सिंह वो एक बहादुर राजा थे। तो आप ये बताइए, स्थान का नाम कहीं पर इसमें देखने को नहीं मिल रहा है और व्यक्ति का नाम हमारे पास में कौन सा है? जय सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? जय सिंह। ये अपना प्रॉपर नाउन है, ब्रेव एडजेक्टिव है, वॉज आपका वर्ब है, किंग आपका कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपकी बाहर हो जाती हैं। अगले पे आइए, इन द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए वाक्य में द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब। देखो फ्रेजल वर्ब का सवाल पहले भी आ चुका है, कौन सा? स्नफ्ड आउट के रूप में आ चुका है। एक बार फिर से फ्रेजल वर्ब का सवाल पूछा गया, मतलब इस पेपर में वोकेबलरी सेक्शन को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस दिया गया है। रेखांकित जो आपका संयुक्त क्रिया है या पदबंधीय क्रिया है, उसका मतलब क्या निकलता है? तो आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर इस चीज को अंडरलाइन करना है आपको। यह पेपर में अंडरलाइन किया हुआ आपको मिला होगा वहां पर, ठीक है। इसमें नहीं है तो मैंने बता दिया आपको कि यू शुड अलाउ फॉर डिलेज व्हेन प्लानिंग ए जर्नी। जब आप एक यात्रा है उसकी योजना बनाते हैं तो आपको थोड़ा विलंब होना या देरी होना लाजमी है, उसकी अनुमति आपको पहले से होनी चाहिए। मतलब आप अपना कोई भी कैलकुलेशन बिठाते हैं, कोई भी गणना करते हैं, कोई भी आपका योजना या नियोजन का काम होता है, तो उसमें आपने 5 दिन सोचा तो 7 भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं। 5 बजे का सोचा है तो 8 भी बच सकते हैं, 9 भी बच सकते हैं। ये आपकी पहले से प्लानिंग में शामिल होना चाहिए। मतलब इस चीज को आप प्लानिंग से बाहर मत करिए कि मैं 3 दिन घूम कर आऊंगा तो तीसरे दिन वापिस आ जाऊंगा। आपकी यात्रा का मजा किरकिरा हो सकता है, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 8 दिन भी लग सकते हैं। उसमें वहां पर लेट होना लाजमी बनता है, स्वाभाविक वहां पर बनता है। उसका सीधा सा मीनिंग है अलाउ फॉर का मतलब चीजों को उसमें शामिल करोगे आप, ठीक है। तो आप यहां क्या करेंगे? इस चीज को बाहर निकालेंगे। एक्सक्लूड का मतलब बाहर करना होता है, नहीं आएगा कि एक्सक्लूड समथिंग इन ए प्लान और कैलकुलेशन, किसी भी योजना या आपकी गणना के अंदर किसी चीज को बाहर निकालना बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। या फिर टू मेक ए मैथमेटिकल टोटल, गणितीय वहां पर कैलकुलेशन करना, गणित तो बिल्कुल एक्यूरेसी पे चलता है, कम ज्यादा हो ही नहीं सकता है, और इसमें तो कम ज्यादा की बात है। विड्रॉ योर प्लान्स एंड प्रपोजल्स, अपनी योजनाएं और अपने प्रस्ताव को वापस आहरित कर लेना बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको पता है कि हम लेट हो सकते हैं, बस इतना ही तो है। योजना को निरस्त करने का कोई कारण वहां पर नहीं बनता, तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा? इंक्लूड समथिंग इन ए प्लान और कैलकुलेशन। अगले पार्ट में आते हैं आपका, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस। आप इन विकल्पों से जो आपका कृतवाच्य है उसमें से सही रूप को चुनेंगे फॉर द गिवन सेंटेंस, उसे दिए हुए वाक्य में से, ठीक है। तो आप देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आपको एक्टिव में बदलना है। एक्टिव के सेंटेंसेस पहले भी आ चुके हैं, तो एक्टिव को जितना वेटेज मिलना चाहिए वॉइस को, एक्टिव पैसिव वॉइस को, उतना पेपर सेटर ने बखूबी इसमें किया है। I was invited to the party by him.
अब यहां देखिएगा अपने पास में पैसिव यहां से निकला बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये कहां से आएगा? वर्ब के सेकंड फॉर्म से आएगा। ठीक है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म मिलेंगे तो इनवाइटेड का सेकंड फॉर्म इनवाइटेड होता है आपका, तो एम टोल्ड का यहां पर कोई रोल नहीं है, वॉज इंस्ट्रक्टेड का यहां पर कोई रोल नहीं है, दो टोटली बाहर हो गई। ठीक है, अब यहां पर आप बताइए कि इसमें पास में ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे तो इनवाइटेड आ जाएगा। फिर वहां किसको आमंत्रित किया बताओ? देखिए आपका वहां पर आई को किया तो क्या लगाएंगे अपन? मी लगा देंगे, बचा हुआ टुकड़ा टू द पार्टी। आप यहां चेक करिएगा, इसमें जो गो है ये क्या है? अनावश्यक है, अननेसेसरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये नहीं है तो यहां पर इस टू की भी जरूरत नहीं थी, तो यहां पर गो टू ये एडिशनल डाल दिया गया कि कई बार हम सर्फिशियल पढ़ते हैं तो हमसे वहां गलतियां हो जाती हैं और हम यहां आंसर है जो पहला होना चाहिए उसकी बजाय दूसरा कराते हैं। देख लीजिएगा, इसका दोबारा पैसिव बना के चेक कर सकते हैं। मी का आई इनवाइटेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म वोज या वर में से वोज ले लेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड है, बचा हुआ टू द पार्टी है, उसके बाद में प्रीपोजिशन बाई लगेगा और बाई के साथ में फिर अगला फैक्टर आ जाएगा ही का, हिम वाला हो जाएगा। अगले में चलिए, चूज द करेक्ट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। रिक्त स्थान है उसके अंदर आपको सही मॉडल का चुनाव करना है। तो आप ये देखिएगा, इसमें आपको ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है। वर्ड कौन सा है आपका? वहां पर कमांड दिया हुआ है। जनरली कमांड को अपन कहां काम में लेते हैं? विल और शैल में। और विल और शैल में जो आपके इंटरचेंजेबली आपके सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जहां पर आई और वी के साथ में शैल लगता है वो उल्टा चलेगा, आई और वी के साथ में विल आ जाएगा, और बाकी के साथ में जहां पर आपका विल लगता है उनकी जगह आपका शैल आ जाएगा। जैसे अपन थ्रेट की बात करते हैं, धमकी की या वार्निंग चेतावनी की बात करते हैं, या डिटर्मिनेशन डेडिकेशन है, या डिवोशन की बात करते हैं, प्रॉमिस की बात करते हैं, ओथ की बात करते हैं, प्लेज की बात करते हैं, आपका कमिटमेंट की बात करते हैं, प्रॉमिस की बात करते हैं, ये चीजें करते हैं तो आई और वी के लिए शेल की बजाय वहां पर विल आ जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए विल की बजाय शेल आ जाता है। तो यहां देखिए ही के साथ सिंपल फ्यूचरिटी में क्या आता है? आपका विल आता है, लेकिन यहां पर कमांड की बात होगी तो यहां ये क्या ले लेगा? शेल ले लेगा। इसमें आपको भूलकर भी केन का यूज नहीं करना है, केन आपको कंफ्यूज कर सकता है। कैपेसिटी की बात होती वहां पर, एबिलिटी की बात होती वहां पर, आपका कवरेज की बात होती, स्ट्रेटजी की बात होती, स्ट्रेंथ की बात होती, फोर्स की बात होती, तो भले ही आप केन का यूज कर लेते, सिंपल जो आपका कमांड का लेवल आता है उसमें आप वहां पर केन का यूज ना करें। किसका यूज करेंगे? विल और शेल का, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, और उल्टा यूज होगा, रिवर्सिबल यूज वहां पर इसे कहा जाएगा। हमसे गलती हो सकती है केन लगाने वाली। अगला सवाल, चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए विकल्पों के अंदर से आपको साधारण वाक्य का सही विकल्प का चुनाव करना है। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सवाल ट्रांसफॉर्मेशन का है आपका। सेंटेंस आपको दिया है कि व्हाट ए फूल यू आर, वोट से स्टार्ट हुआ या सेंटेंस का टुकड़ा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, मतलब सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, जिसे आपको असर्टिव या साधारण में लेना है। तो आप ये देखिए, साधारण में सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहां पर आपका यू है, उसके बाद में यहां आपका वर्ब चाहिए जो आर है, वोट हटेगा तो वेरी या फिर आपका बिग या ग्रेट आना चाहिए। तो यहां फूल अपने लिए क्या ले लेगा? ग्रेट ले लेगा। आर्टिकल पहले ए आएगा, फिर फूल के पहले ग्रेट आएगा, फिर फूल, फिर आपका लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? यू आर ए ग्रेटफुल बनेगा। यू आर फुलिश से कोई मतलब नहीं, नन बट यू आर ए फुल से कोई मतलब नहीं, यू आर मोर और लेस ए फुल से कोई मतलब वहां पर नहीं रहेगा। तो कुल मिला के एक जो क्लियर कट बात आती है वो कौन सी आती है कि सिंपली एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना था कि वोट या हाउ को हटाने के लिए वेरी, ग्रेट या बिग चाहिए। बाकी देख सकते हैं यू आर फुलिश, ठीक है, यू आर मोर और लेस फुल। यहां पर वेरी, ग्रेट या बिग में एक ही मिला है, कौन सा? ग्रेट वाला, और वो पार्ट किसमें? इसमें। और आपका फूल के पहले बिग आता भी नहीं है, क्या आता है लेकिन दिया नहीं गया है। वेरी तो बिल्कुल नहीं आता, वो चीज वैसे ही बाहर हो गई आपकी, और दिया हुआ भी नहीं है आपका। तो ग्रेट या बिग का कंफ्यूजन था, तो इसमें ग्रेट आपको दिया गया है, बिग आपको मिला नहीं था। तो कहीं पर भी कंफ्यूजन पेपर सेटर ने नहीं डाला। अगला पार्ट लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प के साथ में आपका वहां पर खाली स्थान आपको भरना है या उसे आपको चूज वहां पर करना है। देखिए, ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ, कि जो आपका 2 वक्त की रोटी होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अच्छी जिंदगी में जो अनाज आपको मिलना चाहिए, जो आपको मिलता है, आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रहता है। तो यहां आप चेक करेंगे कि इस टर्म के अंदर आपके पास में क्या दिया हुआ है जी? ब्रेड एंड बटर दिया हुआ है। आप कंफ्यूज किस बात से होते हैं? एंड से होते हैं, लेकिन ये तो एक फिक्स्ड फ्रेज के रूप में है, ठीक है, और फिक्स फ्रेज के रूप में एक सिंगल यूनिट में शो किया गया है कि ब्रेड एंड बटर आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रेज है आपका, और इसलिए ये सिंगुलर रहेगा। तो ये बाकी चीजें यहां से हट जाएंगी। ये आर प्लूरल है, वर प्लूरल है, हैव बीन आपका प्लूरल है, तो यहां वाले पार्ट के अंदर यहां क्या आ जाएगा? आपका इज आ जाएगा। नेक्स्ट पे लीजिएगा, यहां पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प आपको चुनना है। Which one of the following is a feature of an ode? ये आपका फिर से कहां से आ जाएगा? लिटरेरी टर्म से, या फिगर्स ऑफ स्पीच, या लिटरेरी फॉर्म, या लिटरेरी डिवाइसेस से कह सकते हो सवाल कि ओड है, ओड का वहां पर इनमें से कौन सा फीचर है?
सॉरी, इनमें से कौन सा विशेषित हिस्सा रहेगा? तो आप ये देखिएगा कि ओड के अंदर बड़ाई की जाती है तो कहीं पर व्यंग्य की बात नहीं आती, सरकाज़्म या सरकास्टिक स्टाइल नहीं होती है। ओड थोड़ा सा सीरियस रहता है तो कहीं पर हास्य या मजाक की बात नहीं होती है। ओड है इतना लंबा चौड़ा नहीं होता जितना कि एपिक या महाकाव्य होता। तो मतलब ये तीनों चीजें ओड के बाहर हैं। ओड में क्या होता है? एलिवेटेड स्टाइल होता है, उच्च स्तरीय भाषा, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका एक आलोकित स्तर की चीजें हैं, या फिर कांतिमय अवस्था की बातें होती हैं, या फिर ये कहें कि अति आह्लादित करने वाली हो सकती हैं, गंभीर अवस्था की तो हो सकती हैं। ठीक है, आह्लादित में वो हास्यरस वाली बात नहीं आएगी आपकी, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि चरम पर ले जाने वाली, आपकी उच्च पराकाष्ठा तक ले जाने वाली जो अवस्था होती है उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। तो जो एलिवेशन मिलता है, ठीक है, उच्चतम रूप जो मिलता है, उठाव मिलता है, उभार मिलता है, वो किसमें मिलेगा? आपका ओड में मिलेगा। अगला सवाल, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों से आपको इस इडियम का, ये इडियम का सवाल है, फिर से वोकैबुलरी का आ गया है, आपने देखा होगा, सिनोनिम का सवाल आपने देखा है, एंटोनिम का आपने देखा है, आपने वहां पर फ्रेजल वर्ब्स के सवाल आपने देखे। अब इडियम का सवाल आपके पास में आ गया कि दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर चोट मारनी चाहिए। ठीक है, देखा मौका और मारा चौका। कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी अच्छी होती है, कि जो दरवाजा खटखटाया गया वो बार बार नहीं खटखटाया जाता है, तो वहां पर उस अवसर को भुनाने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। गर्म लोहे पर चोट मारेंगे तो लोहे को पिघाला जा सकता है, मनचाह आकार उसे दिया जा सकता है। तो बताइए, लोहे को वहां पर गर्म होने पर चोट मारना, क्या टू बी रेडी टू फाइट, लड़ने की तैयारी करना? बिल्कुल नहीं। टू हिट एट समवन, किसी पर खाली चोट मारना, वो तो अभिधा में, अभिद्यार्थ या वाच्यार्थ में, शब्द शक्ति में, सामान्य अर्थ में हो जाएगा। टू रिस्पॉन्ड एंग्रीली, गुस्से के साथ बर्ताव करना, प्रतिक्रिया करना, बिल्कुल नहीं है। बल्कि क्या है? टू टेक एडवांटेज, कि आप वहां पर लाभ उठाना चाहते हैं अब एन अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे विकल्प का, इट एग्जिस्ट, जो वहां पर अस्तित्व में रहता है या उसके साथ में जुड़ने वाला होता है। तो बताइए आंसर कौन सा है आपका? टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, इट एग्जिस्ट। अगला लीजिएगा, आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये क्लॉज एनालिसिस का सवाल है आपका, अच्छा सवाल है, मीडियोकर सवाल है आपका, कि आपको नाउन क्लॉज छांटना है निम्नलिखित वाक्य में। वाक्य क्या दिया गया? दैट यू हैव कम प्लीजेज मी। ठीक है, तो इसमें आप गौर करिएगा कि अपने पास में ये जो पैटर्न है कौन सा? ये प्लीजेज, ये वर्ब का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ये पूरा का पूरा टुकड़ा किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और जो सब्जेक्ट का काम करता है वो हमेशा यहां पर किस क्लोज में आ जाएगा? आपका नाउन क्लोज में आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या था? दैट यू हैव कम प्लीजेज मी। इसमें नाउन क्लोज क्या बनेगा वहां पर? दैट यू हैव कम। तो यहां से गौर करिएगा, पेपर सेटर ने कंफ्यूज करने के लिए एक में दैट दे दिया और एक में दैट हटा दिया। बच्चा जल्दबाजी में यू हैव कम करके आ जाता। अगर ढंग से पढ़ते, ढंग से विश्लेषण करते तो आपका सवाल का आंसर यह बनता है दैट यू हैव कम। अगली बात लीजिएगा, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले भी एक छोटा पोएम का टुकड़ा आपको दिया गया, एक ही सवाल पूछा गया, फिर से पोएम दिया गया है और अब फिर से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। फ्रीडम इज द राइट टू डू एनीथिंग दैट प्लीजेज यू। स्वतंत्रता या आजादी एक ऐसा अधिकार है जो आपको यह बताता है कि आप वो कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आप प्रसन्नचित्त होते हैं। एज लॉन्ग एज यू कीप इन साइट, जितने लंबे समय तक आप अपने आप को दृष्टिगत रखते हैं या फिर उस दृष्टि में शामिल रखते हैं। द अदर्स ऑल्सो हैव ए राइट, तो दूसरों के पास भी एक विशेष अधिकार होता है। हैव यू द राइट टू किल अ कैट, लेकिन क्या एक सवाल पूछा गया, आपके पास में बिल्ली को मारने का अधिकार है? ओह नो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। इट इज रॉन्ग, ये गलत है, गैर न्यायिक है। जस्ट कंसीडर, केवल ये समझिएगा, सिर्फ इतना सोचिए, दैट द कैट हैज द राइट टू लिव लाइक यू, कि बिल्ली के पास में भी वह अधिकार है जितना आपके पास जीवन जीने का अधिकार है। सो रिमेंबर, इसलिए याद रखिएगा दैट इट इज सर्टनली रॉन्ग, कि यह निश्चित तौर पर गलत है टू डिप्राइव ए नाइटिंगेल इट्स सॉन्ग, कि आप किसी कोयल को उसका गाना गाने से रोक दें। टू चीट द पुअर पीपल, गरीब लोगों को आप धोखा दें, यह भी अन्याय से भरा हुआ है। एज रिच मैन डू टू रॉब, जैसे वहां अमीर आदमी होते हैं जो कि लूटने की बात करते हैं। द इनोसेंट, किसको? मासूम लोगों को या फिर निर्दोष लोगों को। एज रॉबर्स डू, जैसे कि वहां पर लुटेरे लोग ऐसा काम वहां पर किया करते हैं। तो ये एक छोटी सी पोएम आपके पास में थी, इस पोएम के आधार पर आपको वहां पर इसका जवाब देना है। देखिए क्या कहा गया, व्हाट इज फ्रीडम, स्वतंत्रता किसे माना जाता है, यह चीज आपसे वहां पर पूछी गई है। तो स्वतंत्रता किस बात की है? कि आप किसी को धोखा दें, यह स्वतंत्रता नहीं है जी, ठीक है। या फिर आप किसी के साथ में किसी नियम को खंडित करने की, नियम को भंग करने की, नियम को तोड़ने की बात करें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। या फिर आप ये कहें वही चीज वॉयलेट एनी रूल या ब्रेक लो, कानून तोड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वतंत्रता किस चीज की बात करती है? स्वतंत्रता इस चीज की बात करती है, द राइट टू डू एज वन प्लीजेज,
कि आपको अधिकार मिलता है कि आप वो करें जिससे आपको खुशी मिले, लेकिन किसी अन्य के हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए, अन्य के हितों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। अगले सवाल पे आइए। देखिए, दो जगह पोइट्री आपसे पूछा गया और दोनों जगह एक एक सवाल रखा गया, एक से ज्यादा सवाल आपसे वहां पर नहीं पूछा गया। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए हुए वाक्य का सही आपको डायरेक्ट स्पीच चुनना है फ्रॉम द ऑप्शंस, उन विकल्पों से दैट फॉलो, जो कि अनुसरित किए गए हैं। द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपको छांटना है, तो आपको यह पता करना है कि अपने पास में जो यहां पर सेड दिया गया है, तो सेड सेड से बनता है, मतलब सही से नहीं बनेगा, तो यह चीज वहां पर दोनों की दोनों क्या हो गई है, बाहर हो गई है। ठीक है, फिर यह कहा कि जो तेल है वो पानी पर तैरता है। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और साइंटिफिक फैक्ट के अंदर कभी टेंस चेंज नहीं होता है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा है तो आया किससे है वापिस, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल से ही आया है। तो इसके मायने क्या हैं, यहां पर फ्लोटेड का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा तो वैसे भी नहीं हो सकता कि पास्ट सिंपल से प्रेजेंट सिंपल में नहीं जाएगा, हमेशा प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में जाता है, वो चीज भी यहां अप्लाई नहीं होती। किसी भी एंगल से निकालिए, कान को यहां से पकड़ो, वहां से पकड़ो, पकड़ा कहां नहीं जाना है आपका। तो यहां जो आंसर निकलना है वो आंसर कौन सा आएगा, द टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। आप देख सकते हैं खाली इतना सा फर्क है, डेट हटाए, सिंगल कोमा जुड़ गया, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गया और ऑयल में आपका ओ क्या हो जाता है, कैपिटल में आ जाता है। ठीक है, अगली चीज में चलिएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। जो आपका ब्रैकेट है उसके अंदर जो क्रिया शब्द दिया गया है उसके लिए उसके साथ से आपको सही रूप में इसको भरना है। ठीक है, तो ये आपको बार बार पढ़ाया जाता है कि इट इज टाइम है या इट इज हाई टाइम है। क्या क्या, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, और प्लस में सब्जेक्ट आ गया तो पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। मतलब क्या है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा। तो यहां चेक करो, इट इज टाइम है, यहां पर यू सब्जेक्ट आ गया, तो आगे वाले हिस्से में अपन लेना चाहेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। वो कौन सा रहेगा आपका, वहां पर वेंट रहेगा। तो ये चीजें यहां से हट जाएंगी, हैव गॉन, हैड गॉन और आपका आर गोइंग। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, वेंट रहेगा। बड़ा सिंपल नेचर का सवाल था। फिर से नरेशन का है, एक्टिव पैसिव वॉइस को भी अच्छा वेटेज दिया गया है, नरेशन को भी अच्छा वेटेज दिया गया है। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस छांटना है। और सेंटेंस क्या दिया गया, शी सेज दैट टॉम इज ए डॉक्टर, कि वह कहती है कि टॉम एक चिकित्सक है। तो आपको मैंने बार बार बताया है, जैसे सेज है तो वो सैड से थोड़ी ना बनेगा, तो ये दो चीज तो आप बाहर कर दो, वैसे ही सेज का सेज रखना है। और यहां पर इनडायरेक्ट बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में है और यहां पर टेंस चेंज हमें करना नहीं था, तो इसका वापस क्या रखना था, इज रखना था। तो यहां वोज का कोई वैल्यू नहीं है। अब यहां पर अपना जो आंसर निकल कर आएगा, आंसर क्या आएगा, शी सेज टॉम इज ए डॉक्टर। ठीक है, तो देख लीजिए, सेज का सेज है, सिंगल कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट है, टॉम थर्ड पर्सन में टॉम है, इज का इज है, डॉक्टर का ए डॉक्टर है। सिंपल सा सवाल पूछा गया। अगले पार्ट में चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपका जो वाक्य के अंदर रेखांकित हिस्सा है उसमें आपको चुनना है कि कौन सा क्लोज है। क्लोज एनालिसिस का एक और सवाल आ गया, पहले नाउन क्लोज का पूछा था, अब एक अनदर आपका क्लोज आपसे पूछा हुआ है। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि अपने पास में यहां ये जो टर्म आपको देखने को मिला है, ठीक है, इस टर्म को जब आप पढ़ते हैं तो यहां सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन आपको देखने को यही तो मिलता है। ठीक है, कौन सा, वहां पर कि अपने पास में आप ये ध्यान नहीं दे पाते भाई। ठीक है, कि ये जो हिस्सा आपके पास में आया है ये हिस्सा किस चीज का है। आप गौर करें, यहां पर ये हिस्सा इंडिपेंडेंट क्लोज का तो बिल्कुल भी नहीं है जी। ठीक है, फिर इसके बाद में आप यहां पर बात करते हैं तो ये देखिएगा, गौर करना एडवर्ब क्लोज का कि वेयर ही लिव्स, कि वह कहां रहता, इज नॉट नोन, ये जानकारी नहीं है, इस बात की वहां पर आपको कही गई है चीजें। ठीक है, फिर अगली बात यहां पर अपने पास में आती है कि भाई अपने पास में एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या फिर नाउन है, उसकी बात आपको वहां पर इसके अंदर देखनी होती है। उसके अलावा इसमें से कुछ भी चीज आपको वहां पर देखने के लिए नहीं कहा गया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा विचार करिए इसके अंदर कि अपने पास में ये पार्ट किसका हो सकता है। ठीक है, जो चीज अपने लिए वर्ब का क्या बन रहा है बताओ, देखें आपका सब्जेक्ट बन रहा है तो वो पार्ट किसमें चला जाएगा आपके लिए, वहां पर नाउन क्लोज के अंदर वहां पर चला जाएगा। एक सिंपल सा पार्ट इसके अंदर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें इसे सवालों के अंदर। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जल्दबाजी के अंदर क्या करते हैं, इसे कई बार आप वहां पर ये बता देते हैं कि ये एडजेक्टिव क्लोज का पार्ट भी हो जाता, लेकिन वो आगे चलकर किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता तो हो जाएगा ना। ठीक है, ये किसको कर रहा है उसकी चीज वहां पर आपको देखनी पड़ती है कि मॉडिफाई एडजेक्टिव में आता है तो किसी ना किसी को क्या करे, आपका नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, वो यहां पर क्वालिफाई करता हुआ बताया
बताया नहीं गया है, ठीक है। इसके अंदर आप देखते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं किसी वर्ब को मॉडिफाई करे तो ये क्या कहलाएगा आपका, वहां पर एडवर्ब क्लोज कहलाएगा। लेकिन जब वो सिंपली सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, तो वहां पर ये जो चीज आती है वो किस में आ जाएगी आपके लिए, वहां पर नाउन में आ जाएगी। अगले पार्ट में चलिएगा, देखें आपका चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, ठीक है, कि आपको उस विकल्प को चुनना है जो विकल्प वहां पर आपके पास में किसके लिए आता है, एंटोनिम के रूप में आता है। ये जो टुकड़ा आपके पास में आ रहा है, ये टुकड़ा किसका बताओ, देखिए आपका वहां पर एंटोनिम का टुकड़ा है। इसे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समस्या वहां पर नहीं रहे। एंटोनिम का मतलब क्या है आपका, विलोम शब्द या विकल्प किसके लिए है, विरोधी या विपरीत अर्थ के लिए पूछा गया है। जैसे यहां वर्ड दिया गया क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। अब ये देखो कितने आसान से ऑप्शन आपको मिलते हैं। सेंसोर का मतलब होता है निंदा करना, कंडेम का मतलब निंदा करना, भर्त्सना करना, ब्लेम का मतलब क्या होता है, दोषारोपण करना। लेकिन कमेंट, कमेंट का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। तो क्रिटिसाइज का मतलब है आलोचना करना। इसका जो उल्टा पार्ट रहेगा वो उल्टा पार्ट किसमें चला आएगा बताओ, देखिए आपका वहां पर ये उल्टा पार्ट आ जाएगा आपका वहां पर क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर आपका आलोचना करने के लिए इसे काम में लिया जाएगा। तो आलोचना करने का उल्टा क्या हो जाएगा आपका वहां पर, आलोचना करने के उल्टे को अपन कहते हैं प्रशंसा करना या फिर किसी की तारीफ करना, जो किसमें शामिल हो जाएगा आपका वहां पर क्रिटिसाइज के अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपने देखा यहां पर, और कोशिश ये करनी है कि भी किसी भी सवाल का आंसर आपका छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये अभी अपन ने आंसर किया था इससे जस्ट पहले वाला, तो यहां वाले पार्ट के अंदर आप गौर करो, देखें ये एडवर्ब क्लोज नहीं था, ये एडजेक्टिव क्लोज नहीं था, बल्कि किसका काम कर रहा था यहां पर, ये आपका नाउन क्लोज का काम कर रहा था। ऐसा कोई टिक मार्क करने से भी आपका सवाल रह नहीं जाना चाहिए। सवाल नंबर 101, चूज द करेक्ट आंसर, आपको सही प्रत्युत्तर है, सही उत्तर चुनना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, दिए हुए विकल्पों में से, टू आइडेंटिफाई, ताकि आप पहचान सकें द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आपके वाक्य के रेखांकित हिस्से को आप पहचान सकें। आई शैल डू इट व्हेन आई प्लीज, ये भी आपका क्लॉज एनालिसिस का है, क्लॉज आइडेंटिफिकेशन का ही सवाल आपका बनता है। देखिएगा जरा, यहां पर ये व्हेन आई प्लीज ये लेना है, मीनिंग क्या है, मैं यह काम करूंगा जब मैं खुश होता हूं, जब मुझे खुशी मिलेगी, जब मुझे खुशी मिलती है तब मेरे द्वारा यह काम किया जाएगा। तो कब करूंगा, तो ये डू नामक वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसे आपका क्वालिफाई कर रहा है, इसे आपका विशेषित करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो व्हेन है वो एक तरीके से आपका वहां पर डू को व्हेन आई प्लीज पूरा ही, कि मैं ये करूंगा कब करूंगा, व्हेन आई प्लीज, जब मैं खुश होता हूं, तो ये डू को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के कारण से इसे एडवर्ब क्लोज का नाम दे दिया जाएगा। तो यहां से ये चीज आपकी हट जाएगी, ना एडजेक्टिव क्लोज, ना नाउन क्लोज, ना प्रीपोजिशनल फ्रेज। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, कि आपके रिक्त स्थान या खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रीपोजिशन का सवाल है कि आपकी घड़ी के अनुसार समय क्या हुआ, घड़ी में नहीं होता है बल्कि घड़ी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू। और यह बात अपनी प्रीवियस क्लासेस में हो रखी है, अगर आपने पढ़ा हो मेरे से तो वहां वाले पार्ट में मैंने बता रखा है कि के अनुसार के अर्थ में आपको वहां पर बाई का मीनिंग देना होता है बजाय इनके। अगर आप शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं तो आपसे गलती हो सकती है, आप इनको आंसर दे सकते हैं जो गलत है। यहां क्या बनेगा, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, ठीक है। और यहां पर भी आपको योर करना है यू की बजाय। अगला पार्ट लीजिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करिए टू रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट, जहां पर आप रेखांकित हिस्से को बदल सकते हैं ऑफ द सेंटेंस, जो आपके वाक्य का है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, दिए हुए विकल्पों से। अब सेंटेंस क्या बन रहा है, ग्लास इज हार्ड बट इजीली ब्रोकन, ग्लास है वो तो थोड़ा हार्ड है, कठोर है, लेकिन आसानी से टूटने वाला है, मतलब भंगुर अवस्था का है, ठीक है। जो आप बोलते हैं ना क्षण भंगुर, उसमें से भंगुर निकालिएगा, मतलब आसानी से जो इजीली ब्रेकेबल होता है उसे अपन भंगुर कहते हैं। तो आप ये बताइए, यहां पर हार्ड वाली चीज आ रही है, मतलब डेलिकेट, इससे तो नहीं ले सकते आप, सॉफ्ट नहीं ले सकते, नाजुक कोमल या मुलायम से नहीं ले सकते, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी से नहीं ले सकते, आप इसे किससे लेंगे, ब्रिटल से लेंगे। और ब्रिटल के अगर मायने आप निकालते हैं तो ब्रिटल को शाब्दिक अर्थ में क्या कह देंगे, आपका भंगुर कह देंगे। क्या कहेंगे इसे, भंगुर कहेंगे। अगला पार्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, आप अपने टेंस का सही रूप लीजिएगा, उसे पहचानिएगा इन द अंडरलाइंड पार्ट, रेखांकित हिस्से में ऑफ द गिवन सेंटेंस, जो कि दिए हुए वाक्य का है। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, टॉम वाज टॉकिंग ऑन द फोन, टॉम वहां पर फोन पर बात कर रहा था। तो आपको यह देखना है कि यहां वॉज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यह पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव नेचर का है, तो इसके अंदर से यह चीज आपकी हट जाएगी, पास्ट परफेक्ट की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसका यहां पर कोई
विश्लेषण होना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में ये पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव रहेगा। अंडरलाइन के अंदर पूछ रहा है तो वॉज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। यहां अराइव्ड अगर पूछता वर्ब का सेकंड फॉर्म तो भले ही वो आपका पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता, बल्कि यहां आंसर क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। अगला सवाल, चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरी। सही आपके मॉडल ऑक्सिलियरी का यूज करना है कि कौन सा मॉडल इसमें अप्लाई होना है। यू ब्लैंक पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। आपको अपने दिखने की स्थिति में थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दे लेना चाहिए, ठीक है। टू एक्सप्रेस ए डिग्री ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, कि आप एक ऐसे स्तर, एक ऐसी अवस्था को बताने वाले हैं जहां आप असंतुष्ट होते हैं, नाखुश होते हैं। एंड रिप्रोच, और थोड़ा सा आपको क्या लगता है, डर वाली स्थिति भी आती है, थोड़ा सा डांटने वाली स्थिति, फटकारने वाली स्थिति भी आती है, दुत्कारने वाली स्थिति भी वहां पर आती है। तो एक तरीके से ये जो चीज आप पढ़ते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलियरीज की अगर आप रेफरेंस बुक्स की तलाश करते हैं तो वहां इजीली ये टर्म आपको मिल जाता है, डिससैटिस्फैक्शन और रिप्रोच। ये चीजें आपको मिलती हैं माइट मॉडल में। कौन कौन सा आपका वहां पर, ये दोनों टर्म है जिसमें डिससैटिस्फैक्शन है आपका वहां पर एक तरफ से देखा जाए, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो आपके पास में वहां पर रिप्रोच। ये कौन से में जाएगा, माइट में जाएगा। हालांकि माइट है वो आपका रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए ज्यादा पॉपुलर होता है, उसके चक्कर में स्टूडेंट्स ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। एक अच्छे लेवल का सवाल इसे कहूंगा, क्योंकि अमूमन वहां पर आप कर नहीं पाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर इसको मीनिंग निकालते तो मीनिंग में कहीं ना कहीं वो चीज रिमोट पॉसिबिलिटी के नजदीक भी चली जाती है। सिमेंटिक बेस पर आप वहां से भी इसको निकाल सकते थे। अगले पार्ट में आइएगा, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। आपको सही वर्ब का चुनाव करना है दिए गए विकल्पों के अंदर से। यू पास ब्रैकेट में वर्ब है जिससे आपको भरना है द एग्जाम इफ यू हैड स्टडीड हार्ड। अगर आपने कठोर अध्ययन किया होता तो आप उत्तीर्ण हो जाते। आप इसको सीधा सीधा कंडीशनल बोल के निकालो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ आ गया, इधर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इंपॉसिबल है, तीसरा कंडीशनल है। इधर क्या आना चाहिए, वुड शुड कुड माइट, इनमें से एक, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप गौर करें मैंने क्या बोला, वुड शुड कुड माइट। तो ये देखो विल आ गया, हट गया। ये देखो सीधा हैड आ गया, हट गया। ये सेल आ गया, हट गया। वुड शुड कुड माइट में से अपने पास में केवल एक ही दिया हुआ है, कौन सा, वुड दिया हुआ है, प्लस में आपका हैव है, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो क्या आ गया, वुड हैव पास्ट। अगले पे चलिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। दिए गए विकल्पों में से सही जो आपका समानार्थी शब्द है उसे आपको वहां पर चुनना है, ठीक है। तो वर्ड क्या है आपके पास में, रेकलेस है। रेकलेस का मतलब क्या होता है, जो बड़ा ही लापरवाह होता है, ठीक है, या फिर बेपरवाह होता है, बिना किसी सावधानी के काम करने वाला होता है, बिना किसी नतीजे की उम्मीद के काम करने वाला होता है, उसे अपन रेकलेस कहते हैं। तो यहां देखिएगा ये जो कंसर्न्ड है, कंसर्न्ड का मतलब जो बड़ा चिंतित होता है, उस विषय से संबंधित बात करता है, ठीक है, जो सावधान रहता है। कॉशियस का मतलब भी जो सचेत होता है। यहां पंक्चुअल का मतलब जो समय का पाबंद होता है, वक्त का पाबंद होता है। तो इसमें एक ही बनेगा जो इसका सिनोनिम है, कौन सा, केयरलेस। केयरलेस का मतलब लापरवाह या फिर बेपरवाह। अगला सवाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द सोनेट। सोनेट जिसे आप हिंदी में चतुर्पदशी कहते हैं, जो 14 पंक्तियों की एक कविता होती है, उसकी विशेषताओं में से कौन सा निम्नलिखित में से एक विशेषता नहीं है। पहला इसने कहा कि इट हैज 14 लाइंस, इसमें 14 लाइंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं जी, तो ये तो सही है। हमें क्या पूछा है, नॉट, जो सही नहीं है, असत्य है। फिर कहा इट इज अ लिरिक पोइम, यह एक गयात्मक या गेय कविता है, बिल्कुल है, गाया जा सकता है इसे आपका। इट में हैव एन ऑक्टेव इन सेस्टेट, जब आप इसे पेट्रार्कन सोनेट में पढ़ते हैं आपका, तो वहां पर इसमें 8 लाइन का अष्टम एक ऑक्टेव होता है, 6 पंक्तियों का सेस्टेट षष्टम होता है, तो बिल्कुल ये भी सही बात है आपकी। तो इसमें गलत बात ये रही कौन सी, कि इट इज नेवर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, किसे आयम्बिक पेंटामीटर में कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो जनरली जब हम सोनेट के मीटर की बात करते हैं तो वो आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है। तो यहां पर गड़बड़ इसमें है, किसमें, नेवर। आप नेवर को हटा दीजिए, यह कथन भी सोनेट के पक्ष का हो जाएगा। तो बड़ी ही चालाकी के साथ में पेपर सेटर ने ये स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन में डाला है। अगला लीजिएगा, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। रिक्त स्थान को भरने के लिए आपको सही फ्रेजल वर्ब का चुनाव करना है। फ्रेजल वर्ब है, एंटोनिम है, सिनोनिम है या फिर ईडियम है, इनका वहां पर एक बहुत ही अच्छे तरतीब के साथ में बड़े ही व्यवस्थित अंदाज में पेपर सेटर ने आपसे पूछने का काम किया है। वी मस्ट ब्लैंक एक्सपेंसेस और वी शैल बी गेटिंग इनटू दैट। ये डैप्ट नहीं है, डैट है, बी साइलेंट रहेगा, कि हमें हमारे खर्चे कम कर देने चाहिए, अन्यथा हम कर्जदार हो जाएंगे, हम ऋणी हो जाएंगे, ठीक है। तो खर्चा कम करना, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके खर्चों में कटौती करना, उसे क्या कहा जाता है, कट डाउन कहा जाता है, ठीक है। बाकी यहां कट अपॉन या कट इन या कट ऑफ पे चर्चा का वहां पर समय भी नहीं रहेगा और चाहिए भी नहीं। ये सिंपल सा आप वहां पर उठाएंगे तो फ्रेजल वर्ब के कहीं भी किसी भी टॉपिक को उठाकर आप पढ़ लें, कट डाउन आपको वहां कट के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। और कट डाउन का मतलब होता है आपके वे में, आपके खर्चों में कटौती
बढ़ोतरी करना या फिर कमी करना या फिर घटाना, ऐसा मीनिंग इसमें आता है। अगला सवाल लीजिएगा, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए हुए वाक्य के अंदर आपको रेखांकित जो हिस्सा है उसको छांटना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जॉन कीट्स का जो एंडीमियन है वहां से ये चीज उठाई गई है आपका। और अभी हाल फिलहाल में जो आपका +2 का कंपलसरी का सिलेबस है उसके अंदर भी वहां पर ये आपके एक छोटे से पोएम के रूप में एंडीमियन का टुकड़ा उठाया हुआ एक्सट्रैक्ट के तौर पर, और वो वहां पर पढ़ाया भी जाता है। अब यहां इन्होंने पूछा है तो देखो, थिंग ऑफ ब्यूटी, अकेला थिंग पूछते तो भी बात समझ में आने वाली थी, नाउन है। अकेला ब्यूटी पूछते तो भी बात समझ में आने वाली थी, नाउन है। अब एक तरीके से प्रीपोजिशन के साथ में पूछ लिया गया, तो आप गौर करें यहां पर अपने पास में ये चीज कहीं पर भी वर्ब के नजदीक नहीं है, एडवर्ब के नजदीक नहीं है, एडजेक्टिव के नजदीक नहीं है, तो ऑलमोस्ट इसमें जो आपका प्रॉपर बचा है वो कौन सा है, नाउन बचा है। लेकिन मैं इसे एग्जैक्ट आंसर नहीं कहूंगा, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि अपने पास में थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसा दे दिया गया, तो एक तरीके से जो नाउन फ्रेज बनता है थिंग ऑफ ब्यूटी के हिसाब से, तब तो अपन मान सकते हैं अकेले नाउन के रूप में या तो थिंग होता या ब्यूटी होता, लेकिन जो सबसे करीबी सबसे नजदीकी आंसर है वो आपका नाउन है। कहीं पर और कंफ्यूजन नहीं है अपने पास में, तो आपको इसे अटेम्प्ट करना ही था, खाली नहीं छोड़ना था आपका, ठीक है। इसमें बोनस या डिलीट वाला कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब अप्रोक्सीमेट कुछ मिल जाता है तो वही वहां पर बोर्ड के द्वारा आपका आंसर मान लिया जाता है। अगला लीजिएगा, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। आपके विकल्पों में से सही आपका क्रिया शब्द आपको चुनना है। तो कंडीशनल की इस बार भरमार रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कंडीशनल वहां पर जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा सवाल आपके पूछे गए और उन्हें टेंस के नाम से आपसे पूछ लिया गया। तो आप ये बताइए यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ दिया हुआ, कंडीशनल यहां वर है, तो आगे वाले में क्या होना चाहिए, या तो वुड होना चाहिए, या शुड होना चाहिए, या कुड होना चाहिए, या माइट होना चाहिए, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो देखो यहां पर ये विल उसमें से नहीं है, यहां बोर्ड सीधा सेकंड फॉर्म का मतलब ही नहीं है, शैल उसमें से नहीं है, तो वुड शुड कुड माइट में से बेटर तो होता कि वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वुड बाई आता, लेकिन नहीं है, तो सेकेंडरी ऑप्शन के अंदर हम कहां जा सकते हैं, आपका शुड बाई पे जा सकते हैं। लेकिन ये सेकंड प्रेफरेंस है, फर्स्ट जो इसका प्रेफरेंस होता वो होता आपका वुड बाई, जो इसमें हमें अवेलेबल नहीं करवाया गया है। अगले पे आइएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। निम्नांकित जो आपके विकल्प दिए हुए उनमें से सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको चूज करना है। तो यहां पर इसको आप अलग अलग कर लीजिएगा, जैसे इस तरीके से आपका वहां पर से साउंड है, उसके बाद में लॉन्ग ई साउंड है, तो ये इस तरीके से आपका निकल कर आ रहा है से धन ई का साउंड, और इसे साथ जोड़ देंगे तो ये आपका सी का बन जाएगा, जो इंग्लिश में दो तरीके से निकलेगा, इसका भी निकलेगा आपका और साथ में आपका इसका भी निकलेगा। ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनका निकलेगा, एस ई का भी निकलेगा, ठीक है, और एस ई ए का भी निकलेगा। इस सी का मतलब जो देखना होता, उस सी का मतलब जो समुद्र या सागर होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट आ रहा है कौन सा आपका शी वाला, ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो आपका शंकर वाला आएगा ना, ठीक है, ये तो वैसे हट गया। अकेले सी का है या अकेले सी का है, ये दोनों का ही है, तो आंसर क्या रहेगा, बोथ सी एंड सी, ये इसका आंसर वहां पर हो जाएगा। अगले पार्ट पे चले आपका, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। जैसे अपनी चर्चा चल चुकी है कि पहले ही एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को प्रॉपर वे में पूछा गया आपसे। द मैन वाजंट गिवन मनी बाय हर, ये पैसिव वॉइस में है, ये बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहां पर निगेशन के अंदर दिया गया, तो ये किससे बनेगा आपका, नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। सीधी सीधी बात है, अगर वहां अफर्मेटिव होता तो वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनता एक्टिव वॉइस, और अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो देखो कितना आसान बन गया, हैडंट से नहीं होगा, वॉजंट का वॉजंट से नहीं होगा, इजंट से नहीं होगा। आपको बस इतना पता करना था कि अपने पास में जो वॉजंट है वो किससे आ रहा है, डिडंट से आ रहा है। और अगर फिर भी तसल्ली नहीं होती है, ठीक है, तो आप इसका दोबारा से पैसिव बना के देख सकते हैं कि शी डिडंट गिव मनी टू द मैन, तो यहां पर क्या बन जाएगा, द मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, या डिड है तो वोज या वर्ब में एक वचन के लिए वोज आ जाएगा, फिर नॉट लगेगा, गिव का थर्ड फॉर्म, गिव गेव गिवन, बचा हुआ आपका मनी, और फिर बाई हर। किसी भी एंगल से आप वाइस वर्सा ले जाइए या फिर सिंपल ट्रांसफॉर्म में ले आइए, दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने आपका इस क्लास के शुरू होने से पहले सभी स्टूडेंट्स को ये बताया था कि एकमात्र सवाल ऐसा है जहां पर आपके पास में उसके डिलीशन के ऑप्शन बनते हैं, डिलीट होने के या बोनस के मार्क्स की बात होती है, जो कि बोर्ड वहां डिसाइड करेगा, वो उसके विवेक पर निर्भर करेगा। वह यही है, क्योंकि इसमें यह कहा गया, स्टॉप ब्लैंक टेल मी व्हाट रियली हैपेंड, ठीक है, इधर उधर की बात करना बंद करो, घुमाना बंद करो, ठीक है, मुझे वो बताओ जो वाकई में घटित हुआ है, ठीक है। तो जो इधर उधर की बात करना, इंपॉर्टेंट टॉकिंग को हटा देना आपका, ऐसा रीट के लेवल 1 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे डिलीशन या बोनस का पार्ट बन जाता है, क्योंकि डबल ऑप्शन वहां पर आ रहे हैं, डोंट के साथ में दे दिया था, तो वहां पर भी वो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया था। कंफ्यूजन क्रिएट करने के चक्कर में पेपर सेटर थोड़ा सा आपका वहां पर इस चीज को ब्लर कर गया, ठीक है। तो आप ये बताइए, यहां से ये दो चीज तो हट जाएंगी, कौन सा, बीटिंग इन द बुश या बीटिंग राउंड द बुश। अब ये जो दो नीचे बचे हुए आपके, कौन कौन सा, बीटिंग अबाउट द बुश और बीटिंग अराउंड द बुश, ये दोनों ही
ये दोनों ही पार्ट सही हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, दोनों की दोनों वहां इडियम्स वही हैं कि घुमा फिरा कर बात कहना, सीधी बातें नहीं करना, या फिर यह है कि जो प्रत्यक्षता के साथ में कहनी चाहिए वो बात नहीं कहना, या प्रत्यक्ष तौर पर, या फिर बातों को उलझाना या टेढ़े मेढ़े तरीके से प्रेजेंट करना। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये आइदर डिलीट हो सकता है आपका, ठीक है, या इसके अंदर आपको बोनस दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आंसर आपको ये देखने को मिले कि वहां पर जो सीरीज मुझे मिली है उसमें बोथ सी एंड डी इस तरीके से देखने को मिले, इस हिसाब से इसका सॉल्यूशन आपका दिया जाएगा। ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। अगर इनमें से केवल एक ही सही मान लिया जाता है तो आपके पास अधिकार होता है रिट लगाने का, याचिका लगाने का। लीजिएगा यहां पर, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दिए हुए विकल्पों के अंदर से आपका जो रेखांकित शब्द है उसको आपको पता करना है कि बतौर पार्ट्स ऑफ स्पीच वो किसका काम कर रहा है। सेंटेंस क्या दिया हुआ है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, दे अराइव्ड सून आफ्टर। तो यहां पर देखिएगा अपने पास में आफ्टर है, अपन जनरली बिना पढ़े बिना आफ्टर को प्रीपोजिशन का दर्जा दे देते हैं, जबकि क्या कहा कि वो जल्दी ही इसके बाद पहुंचे। तो आफ्टर यहां पर क्या कर रहा है, देखो देखें, अराइव, अराइव को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के हिसाब से किसमें चला जाएगा, आपका एडवर्ब में चला जाएगा। इसमें यह भूल नहीं करनी है, यह प्रीपोजिशन का काम वहां पर नहीं कर रहा है। अगला पार्ट, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। एक अच्छे लेवल का सेंटेंस, एक पहले भी मैंने बोला है कि एक सवाल आया था जिसे मैंने कहा कि वाकई में पेपर सेटर ने काफी मेहनत की है, ठीक है, और कई विद्यार्थियों की पहुंच से वो बाहर भी रहा है, ठीक है, आप लोग परेशान भी हुए। ठीक ऐसा ही सवाल एक है कि अगर आपने वहां पर डिटेल्ड स्टडी नहीं की है तो आपके लिए वहां प्रॉब्लमेटिक इशू क्रिएट हो सकता है कि ए स्टोरी, एक कहानी, ए पोएम, एक कविता और पिक्चर या फिर एक तस्वीर, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड, जिसे उत्प्रेक्षित किया जा सकता है, जिसे व्याख्यात किया जा सकता है, टू रिवील ए हिडन मीनिंग, जहां एक छिपे हुए अर्थ को प्रकट किया जाए, टिपिकली क्लिष्ट तौर पर ए मॉरल और पॉलिटिकल वन, जहां पर एक नैतिक और राजनीतिक स्थिति को यहां पर बर्दाश्त करने की हद में देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज देखते हैं, तो ये पार्ट आपको उलझाने वाला केवल यही था, ठीक है, किसमें, आपकी एलेगरी और सटायर में। बाकी फार्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है, मॉक एपिक का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन सटायर क्या होता है, सीधा सीधा व्यंग्य होता है, जिसमें आप वहां पर मॉरल और पॉलिटिकल लेवल पे जाके हिडन मीनिंग को रिवील करने के लिए इंटरप्रेट करने का काम नहीं करते हैं, ये करते हैं तो ये किसमें होता है, आपका वहां पर एलेगरी के अंदर होता है, किसमें नहीं होगा, आपका सटायर में नहीं होगा। ये सवाल अगर आपका गलत भी हो गया तो चिंतित होने की बात नहीं है, बहुतों का गलत हुआ है, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो सोने पर सुहागा रहा है, क्योंकि ये छेड़ने वाला सवाल नहीं था, अटेम्प्ट करने वाला नहीं था, और जिसने डीप स्टडी की है उसको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एलेगरी का जिसने डेफिनेशन भी पढ़ा है वो इसे आराम से करके आ सकता है। ये सारा का सारा इसका डेफिनेशन ही था, इसमें घुमा फिरा कर कुछ नहीं पूछा गया, एक डेप्थ का सवाल वहां पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 117, choose the verb in agreement with its subject in the following sentence, कि एक क्रिया शब्द को चुनना है इसके समझौते के अनुरूप वचन के आधार पर कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है दिए हुए वाक्य में, अर्थात ये सीधा सीधा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या फिर सिंटैक्स का सवाल ठहरा। यहां पर आप देखते हैं जैसे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर क्या लगा हुआ है, आपका एस लगा हुआ है, जैसे आप पढ़ते हैं ना, सिविक्स है, न्यूज है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है आपका, ठीक है, वैसा ही क्या वर्ड बना है आपका, पॉलिटिक्स बना। तो पॉलिटिक्स है कैसा, आपका सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो यहां पर सिंगुलर में वर और हैव बीन के लिए कोई जगह था नहीं आपका, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में बचे दो सिंगुलर में वॉज और हैज। हैज यहां किसी भी एंगल से पोजीशन का काम तो दे नहीं रहा है, ठीक है, और पोजीशन का काम नहीं दे रहा है तो इसके मायने क्या रहे वहां पर, इसमें सिंपली अपने पास में एक थियोरेटिकल जो अप्रोच आती है, उस थियोरेटिकल अप्रोच के अंदर आप ये देखकर बताएं कि इसमें जो पैटर्न मिला है कौन सा, आपका हैज वाला पैटर्न मिला है, तो वो हैज वाला पैटर्न अपने पास में किस लेवल पर जाएगा, वो तब है या तो पोजीशन में आए या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब में काम करे। तो पोजीशन या हेल्पिंग वर्ब के अंदर अपन देखना चाहते हैं तो वहां पर दोनों ही जगह अप्लाई नहीं होता है, तो ये चीज भी अपने क्वेश्चन के अल्टीमेट मैनर से बाहर हो जाएगी। तो यहां वाले पैटर्न में अपने पास में आंसर क्या बन जाएगा, आपका वॉज बन जाएगा, ठीक है। अगले पे अच्छा लेवल का सवाल है, लेकिन इसमें अगर आगे वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप केवल पॉलिटिक्स के आधार पर इसे सॉल्व कर सकते थे। 118 पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आपका रिक्त स्थान उसके अंदर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड द बिल, बिल या जो विधेयक है उसमें एक संशोधन किया गया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट के साथ में फिक्सेशन के अंदर जो प्रीपोजिशन आपका अप्लाई होता है वो कौन सा अप्लाई होता है, टू अप्लाई होता है। अगर आप सिमेंटिक बेस पे लेने की कोशिश करेंगे, ट्रांसलेशन पे लेने की कोशिश करेंगे तो आपको यह लगेगा कि भाई इसमें फोर आना चाहिए, जबकि वो फोर नहीं आएगा, के लिए के अर्थ में नहीं आएगा, आपको मे बोलना पड़ेगा, और मे के लिए इन भी नहीं आएगा। ये फिक्सेशन में जो
इररेगुलर पैटर्न है, उसके साथ में यहां पर क्या लगाने को मिलेगा, टू मिलेगा। अगला सवाल, चूज द करेक्ट कंपाउंड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। आपको यहां पर यह बताया गया कि जो विकल्प आपको दिए गए हैं उन विकल्पों के आधार पर आपको इसमें से कंपाउंड सेंटेंस है उसको छांटकर वहां पर बताना है जी। ठीक है, तो क्या कहा कि सीइंग ए बेयर कमिंग, ठीक, ही ले ऑन द ग्राउंड, एक भालू को आता हुआ देखकर वह जमीन पर या धरातल पर लेट गया। तो कंपाउंड में क्या चाहिए आपको, कोऑर्डिनेटर चाहिए, एक कंजक्शन चाहिए आपका। तो अगर उसके आधार पर आप पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ चीजें तो वैसे ही बाहर हो जाएंगी। अगर आप गौर करते हो तो यहां चेक करना कि द बेयर हैविंग कम ही ले ऑन द ग्राउंड, किसी भी एंगल से कंपाउंड नहीं बनेगा, कनेक्टर की इसमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, मेनली कंपाउंड किससे बनता है, एंड से बनता है। तो एंड अपने पास में यहां भी है और आपका यहां भी है। यहां आप देखते हैं तो एंड और सो का, इन दोनों का साथ में कोई तुक नहीं बनता है, कहीं पर किसी भी वे में से यूज नहीं किया जा सकता आपका। फिर बचा यहां पर ये ही वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड एज ही सो द बेयर, ठीक, ही वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड एज ही सो द बियर। अगर इसको देख रहे हैं तो यहां पर एज है, एज कहीं पर भी कंपाउंड के नेचर को सूट नहीं करता है। तो यहां वाले टर्म के अंदर आप इसमें किसमें ले जाएंगे, ही सो ए बेयर, उसने एक भालू को देखा, एंड ले ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर लेट गया। तो यहां यह देखना है कि कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे में दोनों साइड में क्या आना चाहिए आपका, फाइनाइट वाला पार्ट होना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब आपको मिलता है तो बिल्कुल इसके अंदर वहां पर वो मिलता है, कहीं कोई तकलीफ नहीं, स्थिति आपकी नहीं बनती है। इजीली यहां पर आप कर सकते थे। थोड़ा कंफ्यूजन ये देखने को मिला एंड सो, तो अगर आपको एंड और सो का सीधा सीधा पता है कि एक आपका क्यूमुलेटिव है, एक आपका इलेटिव है, दोनों को आप साथ में अटैच करके वहां पर नहीं रख सकते हैं। अगले सवाल पे आइएगा, 120, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प के साथ आपको भरना है। तो ये फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है या फिर सब्जेक्ट वर्ब कुंकड़ का सवाल है कि नॉट वन ऑफ द लेक्चर्स ब्लैंक इंटरेस्टिंग, इनमें से एक भी व्याख्यान रुचिकर नहीं है जिसमें हमारा इंटरेस्ट बन सके। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट में आपके पास में देखो वन ऑफ द, ठीक है, तो यहां पर ये इसके अकॉर्डिंग लेगा, सिंगुलर में जाएगा, और अगर सिंगुलर में एक वचन में जाता तो यहां से आर प्लूरल हट गया, वर्ब प्लूरल हट गया, हैव बीन आपका प्लूरल हट गया। तो मेरे भाई यहां पर क्या बचा आपका, सिंगुलर में अकेला इज बच गया। अगला सवाल 121 का, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। आपको वहां पर उन विकल्पों में से लोकोक्ति या फिर मुहावरे का जो मीनिंग है वो निकालना है कि सही अर्थ क्या है। तो अपने पास में इडियम क्या दिया, टर्न ए ब्लाइंड आई मीन्स, टर्न ए ब्लाइंड आई मीन्स, एक जो अंधी आंख है उसको मोड़ लेना, मतलब उस चीज को दरकिनार कर देना, अवहेलना में ले जाना, आज्ञा का उल्लंघन करना, या फिर आपका अनसुना कर देना, अनदेखा कर देना, उस बात को इनकार कर देना, अस्वीकृत कर देना, उस बात को नहीं मानना। ये सारी चीजें किसमें, टर्न ए ब्लाइंड आई में है। ठीक है, अब देखिए, बी रियली ब्लाइंड, क्या वाकई में अंधा होना, बिल्कुल नहीं। सी विथ नेकेड आई, खुली या नग्न आंखों से देखना, नहीं। बी ओपन आइड, खुली आंखें रखना, नहीं। तो क्या है, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज ए नॉन ट्रूथ, एक जानी पहचानी सच्चाई से मुंह को फेर लेना या इनकार कर देना। आपको पहले से पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन उसको आप क्या करते हैं, दरकिनार करते हैं या फिर हटा देते हैं। तो यह पैटर्न किस में आ जाएगा आपका, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज ए नॉन ट्रूथ में आ जाएगा। 122 में, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो आपके ऑप्शंस या विकल्प हैं उनमें से आपको वाक्य को क्या करना है, बदलना है। किसमें आपके लिए, वहां पर वॉइस में बदलना है। पैसिव में दिया हुआ है, आपको एक्टिव में बदलना है, वाइस वर्सा में चेंज करना है। माई पॉकेट हैज बीन पिग्ड, मेरी जेब कतर ली गई है, मेरी जेब काट ली गई है। तो यहां पर ये बीन के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें आ गया, पैसिव में आ गया आपका। ठीक, अब इसमें अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट हटा दिया गया है। अब आपको अनइंपोर्टेंट को वहां पर लाना है। तो किसी ने तो अनइंपोर्टेंट के हिसाब से आप छांटेंगे तो समवन आएगा। तो ये ऑप्शन तो पहले ही आपका बाहर हो गया, कौन सा, आई वाला, कोई तुक नहीं है आपका। ठीक है, फिर अगली चीज हैज है, मतलब हैज या हैव होना चाहिए। तो हैड का कोई सेंस यहां पर नहीं है, विल का यहां कोई सेंस नहीं है। तो आंसर बड़ी आसानी के साथ में आपके जहन में आ जाना चाहिए, कौन सा, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। और आप गौर करें, यहां से बीन हटेगा, ठीक है, समवन सब्जेक्ट बन जाएगा, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, समवन सिंगुलर थर्ड पर्सन निकल आएगा और माई पॉकेट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आप फिर इसे चेक करना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो पैसिव बना लीजिए, माई पॉकेट, फिर एक वचन में हैज, पार्टिकल बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पिक्ड, फिर आपका फुल स्टॉप, या चाहे तो बाई समवन ले सकते हैं। अगला पार्ट लीजिएगा,
चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। निम्नांकित जो आपके विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपका रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त संयुक्त क्रिया या फ्रेजल वर्ब या पदबंधीय क्रिया आपको छांटना है। सेंटेंस क्या दिया? द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, जो मुख्य अतिथि है उसने पुरस्कार बांटे। तो यहां पर अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है बांटे या फिर वितरित किए, तो बांटने या वितरित करने को अपन कहते हैं गिव अवे, और गिव अवे का सेकंड फॉर्म क्या होता है आपका? गेव अवे। ठीक है, यह समर्पण करने से या फिर बाहर भेजने से या किसी डिफिकल्टी और विजय प्राप्त करने से, इनसे कोई मतलब नहीं है, इन तीनों से कोई ताल्लुकात नहीं, जो मैंने क्रमशः इनके मीनिंग वहां पर आपके पास में बोले हैं। गिव अवे का मतलब होता है वितरित करना या फिर बांटना या फिर देना, और गिव का ही पास्ट फॉर्म गेव बन गया आपका। ठीक है, यहां पर भी पास्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहां गिव का सेकंड फॉर्म आ रहा है, हालांकि वो तो सब में आ रहा है आपका, लेकिन बांटने को अपन गिव अवे कहते हैं, तो उसका जो सेकंड फॉर्म बना वो क्या बना आपका? गेव अवे। अगला सवाल, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। निम्नांकित जो आपका वहां पर विस्मयादि बोधक रूप है दिए हुए वाक्य का, उन विकल्पों में से आपको छांटना है वहां पर। यानी कुल मिला के अगले ने सेंटेंस दिया है आपका कैसा? असर्टिव, साधारण। ट्रांसफॉर्मेशन करवाया किसमें? एक्सक्लेमेटरी में करवाया है। तो इसका बड़ा आसान तरीका था वो ये है, पढ़िए जरा। इट इज वेरी सैड, काफी दुख की बात है, दैट पुअर बिमला इज डेड, कि बेचारी बिमला की मृत्यु हो गई है। तो यहां देखिए बात किसकी है? सैड की है, दुख की है। आप ये कहते हैं हो। ठीक है, तो ये पार्ट किसके लिए आ रहा है? एक तरीके से एक्सक्लेमेशन तो है, लेकिन कहीं पर सोरो या सैडनेस या ग्रीफ या पैथेटिक नेचर, दुख की कहीं कोई बात नजर नहीं आ रही है। फिर का हुर्रा, ये किसके लिए आता है? खुशी के लिए आता है, तो मरना खुशी की बात नहीं हो सकती है। वाव, ये सरप्राइज या अचंभे के लिए होता है, तो किसी का मरना किसी के लिए सरप्राइज नहीं हो सकता है। तो ये तीन चीजें सैड से जुड़ती ही नहीं है, और अलास ये जरूर जुड़ेगा। अलास का मतलब होता है बड़े दुख की बात है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिए बड़ा ही एक पैथेटिक नेचर का मामला है कि अलास बहुत बुरा हुआ, बड़े दुख की बात है, पुअर बिमला इज डेड, बेचारी बिमला की मृत्यु हो गई है। इतना सा आपको पता होना चाहिए कि सैड का नेचर किसमें है? अलास में है। और यहां पर जो अपने पास में ज्यादा बेटर तरीका होता है इस सवाल को पूछने का, वो ये होता कि अलास के बाद में यहां पर पंक्चुएशन मार्क, कोमा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, बल्कि किसका होना चाहिए था? आपका इंटरजेक्शन के रूप में एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए था। अगला सवाल, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोएम। एक बार फिर से पोएम पूछा गया है, पहले भी आपसे क्या पूछा गया था? वहां पर पोएम पूछा गया था, एक बार फिर से आपसे पोएम पूछ लिया गया। आई फेल्ट ए फ्यूनरल, मैंने एक अंतिम संस्कार या दाह संस्कार जैसी स्थिति महसूस की इन माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क में, एंड मोर्नर्स टू एंड फ्रो, और मैंने पाया कि जो शोक संतप्त लोग हैं वो टू एंड फ्रो, हियर एंड देयर, इधर उधर आपका घूम रहे हैं, कैप्ट ट्रेडिंग, इधर उधर चलते ही जा रहे हैं, टिल इट सीम्ड दैट सेंस वाज ब्रेकिंग थ्रू, जब तक ऐसा लगा कि मेरी समझदारी ने जवाब नहीं दे दिया हो। एंड व्हेन दे ऑल वर सीटेड, और जब वो सारे अपने स्थान पर विराजित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ए सर्विस, एक ऐसी सेवा हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, लाइक ए ड्रम, जैसे कोई ढोल नगाड़ा बजाया जाता है, केप्ट बीटिंग टिल आई थॉट, तब तक बजता रहा जब तक कि मैंने सोचना शुरू नहीं किया। माई माइंड वॉज गोइंग नम, मेरा दिमाग भाव शून्य होता चल रहा था। एंड देन आई हर्ड देम लिफ्ट ए बॉक्स, तभी मैंने उन्हें सुना कि वो किसी संदूक को उठा रहे थे, एंड क्रीक अक्रॉस माई सोल, और मेरी आत्मा को चीर कर अलग करने वाले थे, विद दोज सेम बूट्स ऑफ लैड, अगेन देन स्पेस बिगेन टू टॉल, तभी वहां पर ऐसा लगा उन्हीं जूतों के साथ में, जैसे वो किसी शीशे के बने हुए, किसी कठोर धातु के बने हुए हो सकते हैं, किसी कठोर सामग्री के बने हुए हो सकते हैं। एक बार फिर से लगा जैसे अंतरिक्ष है, उसने खुद ने घंटी बजाना चालू कर दिया है। अंतरिक्ष नॉन ह्यूमन है, ठीक है, और घंटी बजाना प्रक्रिया ह्यूमन है, तो नॉन ह्यूमन को ह्यूमन जब आप ले जाते हैं तो पर्सोनिफिकेशन बनता है। पर्सोनिफिकेशन का एक सवाल पहले भी आपका इसी पेपर में आपसे पूछा गया है। एज ऑल द हेवंस वर ए बेल, जैसे मान लो पूरा का पूरा आसमान, हेवंस का मतलब यहां स्काई है, पूरा का पूरा आसमान एक घंटी है, एंड बीइंग बट एन ईयर, और वहां पर एक तरीके से जिंदा प्राणी के तौर पर वहां पर उसे बजाया जा रहा है। बट एन ईयर एंड आई, लेकिन मेरे कर्ण, मेरे कान और मैं, एंड साइलेंस, और आसपास के माहौल में छाई हुई शांति, सम स्ट्रेंज रेस, जैसे मानो कुछ अजीबोगरीब दौड़ वहां पर दौड़ी जा रही है। रैकेड, बिल्कुल दुष्ट जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर, सॉलिटरी, एकाकी अवस्था में,
हियर, यहां और वहां की स्थिति में, एंड देन ए प्लैंक इन रीजन ब्रोक एंड आई ड्रॉप्ड डाउन, तभी ऐसा लगा कि कोई लकड़ी का फट्टा है वो टूटकर नीचे गिरता है और अचानक मेरी नींद उखड़ जाती है, मेरी नींद खुल जाती है, एंड आई ड्रॉप्ड डाउन, और मैं वहां पर इस सपने से, इस प्रकार के दीवा स्वप्न से बाहर आता हूं, एंड डाउन, और वहां पर नीचे की तरफ में चलता हूं, मतलब अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाता हूं। देन स्पेस बिगेन टू टॉल, इसमें आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन, इस पंक्ति के अंदर आपको वहां फिगर ऑफ स्पीच को तलाश करना है, ठीक है। तो स्पेस क्या है इसके अंदर आपका, वहां पर नॉन ह्यूमन है, ठीक है। टॉल क्या है आपका, वहां पर ह्यूमन एट्रीब्यूट है, तो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। अब ये तीन चीजें यहां से हट जाएंगी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स की भ्रांति ये हो सकती है कि सर देखिए यहां पर ये साउंड आ रहा है टे 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 टे, इसके साथ से एलिट्रेशन नहीं है, ठीक है। एलिट्रेशन एक म्यूजिकल वे में बताने वाला है जो कि जनरली आर्टिकल को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, इंटरजेक्शन को, ऐसे साउंड्स को अवॉइड करने का काम करता है। जब कोई मेजर फिगर ऑफ स्पीच उसमें अवेलेबल होता है तो एलिट्रेशन है, असोनेंस है, आपका कंसोनेंस है, उन चीजों को अवॉइड ही रखा जाता है, ठीक है। वो एक बोर्ड की दरियादिली हो सकती है कि वो ये कह दे कि बोथ बी एंड सी है, ठीक है, लेकिन जो सुपीरियरिटी के साथ में वहां पर आंसर दिया जाना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस में वो केवल एक ही बनता है, कौन सा आपका वहां पर, पर्सोनिफिकेशन। अगला पार्ट लीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑडियोलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड के बारे में कौन सी बात सच नहीं है। जो ट्रेडिशनल या परंपरागत आधार पर सवाल पूछे जाते हैं उनसे हटकर पेपर सेटर ने पूछने की कोशिश की है कि बच्चों ने जीटी मेथड को ज्यादा तैयार किया, डायरेक्ट मेथड को ज्यादा तैयार किया, ठीक है, या फिर ये कहें कि आपका जैसे ऑडियोलिंगुअल उस पर ध्यान कम दिया होगा तो वहां से सवाल ज्यादा उठाए गए। इसमें ऑडियोलिंगुअल में होता क्या है, एक इंस्ट्रक्टर या टीचर होता है, वो आपका वहां पर एक आइडियल सेंटेंस को बोलता है, बच्चे उसको वहां पर इमिटेट करते हैं, ठीक है, ये इसकी मेन थीम होती है। एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स आर प्रोवाइडेड, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, कि आप खुले तौर पर, बाहरी तौर पर व्याकरण के नियम हैं उनको प्रदत्त करते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं करते हैं, यही इसका आंसर बनेगा। इसमें ग्रामर रूल्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नॉट इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड, इसमें बच्चों की जो मातृभाषा होती है उसका एक भी शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता, बिल्कुल सही बात है। टीचर है वो L2 में, लैंग्वेज 2 के अंदर या फॉरेन लैंग्वेज में या टारगेट लैंग्वेज में बोलेगा और बच्चे उसे इमिटेट करेंगे। समटाइम्स टीचर एक्ट्स आउट ऑफ द डायलॉग, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अध्यापक है खुद वहां पर डायलॉग या संवाद का अभिनय करने का काम भी करता है, बेशक करता है आपका, कई बार आपको मना कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक्ट आउट करने का काम वो वहां पर करेगा। फिर द टीचर प्रेजेंट्स ए डायलॉग व्हिच स्टूडेंट्स रिपीट एंड इवेंचुअली मेमोराइज, वहां अध्यापक है वो एक डायलॉग है, एक संवाद है, उसे प्रस्तुत करता है जिसे बच्चे दोहराते हैं और आखिरकार वहां याद करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वहां पर ऐसा ही होता है। अब इसमें कंफ्यूजन आपका बचता है ए और सी के अंदर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एक्ट आउट दोनों ही करते हैं आपका, ठीक है, बच्चा भी करता हो, टीचर भी वहां पर एक्ट आउट करने का काम करता है। सवाल नंबर 127, द मेजर वीकनेस ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और सीएलटी का जो संप्रेषणीय भाषा शिक्षण उपागम है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। देखिए 3 इसकी स्ट्रेंथ मिलेंगी, ठीक है, या फिर आपका वहां पर कुछ कम स्तर की मिलेंगी और एक सबसे बड़ी वीकनेस वहां पर मिलेगी। पेयर एंड ग्रुप वर्क, जो आपका युग्म में या समूह में कार्य करना है, बिल्ड निर्मित करता है। लर्नर्स कॉन्फिडेंस, किसका, अधिगमकर्ताओं का आत्मविश्वास, एंड लर्निंग इज इंटरेस्टिंग, और अधिगम काफी रुचिकर बनता, बिल्कुल बनता है जी आपका। यहां पर ये काम है वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की वीकनेस नहीं है बल्कि क्या है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहां पर बच्चों को पेयर में सिखाया जाता, बच्चों को ग्रुप में सिखाया जाता, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाया जाता, तीनों फैक्टर काम करते हैं। लर्नर्स एक्वायर फ्लुएंसी इन एक्यूरेसी, यहां लर्नर्स हैं सबसे पहले धारा प्रवाहिता के साथ में भाषा को बोलना सीखते हैं, टारगेट लैंग्वेज को, और उसके बाद में व्याकरण की शुद्धता तक पहुंचते हैं। तो सीएलटी में फ्लुएंसी भी आता है और सीएलटी में एक्यूरेसी भी आता है, बिल्कुल आता है। लर्नर्स गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज, अधिगमकर्ताओं को पर्याप्त तौर पर मौके या अवसरों की प्राप्ति होती है टू प्रैक्टिस लैंग्वेज थ्रू टास्क, कि वो वहां पर भाषा के मध्य से अपने टास्क को पूरा करें। टास्क बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्रिया आधारित जो अधिगम होता है, ठीक है, बिल्कुल इसमें किया जाता है, बच्चों को टास्क देकर उनसे वहां पर पूछने का काम किया जाता है। तो आंसर तो अपने आप ही बच गए ना, अपन ने 3 इनकरेक्ट निकाल लिए, इससे बेटर वे इसके अंदर क्या हो सकता है, और तो बनेगा भी नहीं। टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग इज लेस, यहां टीचर किसका काम करता है, एक मोटिवेटर का, एक काउंसलर का, एक गाइड का, एक को कम्युनिकेटर का, एक फैसिलिटेटर का, ठीक है, उनका काम करेगा। यहां पर मेन प्रभाव में नहीं रहेगा, मुख्य भूमिका में वहां पर
पर नहीं रहेगा। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि टीचर की जो भूमिका है वो इसमें अच्छे खासे तौर पर कम होती है, जितनी होनी चाहिए उतनी प्रभावशाली भूमिका नहीं होती है। ये इसकी मेजर वीकनेस में काउंट करवाई जाएगी। अगले सवाल पे लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। क्या कहना चाहा है कि जो आपका बाइलिंगुअल या द्विभाषाई पद्धति या विधि है उसके जो अवगुण हैं उनमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कौन सा डिमेरिट नहीं है। ठीक है, इफ द टीचर फेल्स टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, अगर एक अध्यापक बाइलिंगुअल मेथड को समझने में असफल हो जाता है तो देयर इज अ डेंजर, वहां एक खतरा रहता है ऑफ मेकिंग दिस मेथड इनटू ट्रांसलेशन मेथड, कि यह जो पद्धति यह जो विधि है यह धीरे धीरे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या जीटी मेथड का रूप ना ले ले। बिल्कुल है कि अगर यहां पर ट्रांसलेशन है वो हद से ज्यादा कर दिया जाए और टीचर ढंग से इस मेथड को नहीं समझता तो बाइलिंगुअल किसके रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जीटी मेथड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यह इसकी एक डिमेरिट है। देयर इज एवरी चांस टू गेट कंफ्यूज्ड, वहां प्रत्येक स्तर पर एक ऐसा मौका या अवसर होता है जहां पर आप भ्रमित हो जाते हैं। वाइल डिफरेंशिएटिंग द फीचर्स, जहां पर आप इन विशेषताओं में अंतर करते हैं, विभेदीकरण करते हैं। अब लैंग्वेज वन, L1 का मतलब लैंग्वेज वन जो नेटिव टंग है, एंड फॉरेन लैंग्वेज जो आपकी विदेशी भाषा जिसे आप लैंग्वेज 2 का नाम देते हैं, तो वहां पर यह बिल्कुल चांस बनता है कि अगर आप वहां डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो आप वहां पर L1 और फॉरेन लैंग्वेज के बीच में जो आपका कंफ्यूजन है उसको ज्यादा क्रिएट करेंगे। उसके अंदर की जो खाई है उसे पाटने की बजाय उसे बढ़ाते चलेंगे, विस्तारित करते चलेंगे। लर्नर्स में नॉट रिलाई मोर ऑन देयर L1, क्या कहा है कि अधिगम करता है वो वहां पर लैंग्वेज 1 पर ज्यादा निर्भर नहीं करते हैं। गलत बात है आपका। ठीक है, जो लर्नर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा किस चीज पर निर्भर करते हैं, L1 पर ही निर्भर करते हैं, वो नेटिव टंग में ही सीखना चाहते हैं। तो यही अपना आंसर होगा। द टीचर मस्ट बी फ्लुएंट इन L1 एंड L2 ऑल्सो, एक अध्यापक को फर्स्ट लैंग्वेज में, नेटिव टंग में और साथ में सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज में धारा प्रवाही बराबर रूप से होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। बिल्कुल यह बात भी अपनी सही है। तो इसमें ये जो तीन चीजें हैं A, B और D वाली, ये बाइलिंगुअल मेथड की डिमेरिट्स के रूप में एप्लीकेबल की जा सकती है। लेकिन यहां पर जो लर्नर्स वाला है कि वो वहां पर रिलाई नहीं करता है तो यह बात गलत है। ये वहां पर आपके लिए डिमेरिट के रूप में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अच्छे लेवल का सवाल, मेथोडोलॉजी या पेडागोजी के अंदर अच्छे लेवल का सवाल है। यहां पर आपने चालू किया, देखो इसके बाद से पोइट्री के बाद से, तो यहां से ये आगे जो 126 से लेके जो सवाल चल रहे हैं ये 10 के 10 सवाल किसके आएंगे, मेथोडोलॉजी कह दीजिए या पेडागोजी आपका वहां पर कह दीजिए। प्रॉपर वे में साइकोलॉजी आपका जुड़ा हुआ नहीं था। अगले सवाल पे आइएगा 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स नॉट इंक्लूडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कि बाइलिंगुअल मेथड है उसके प्रिंसिपल्स के अंदर शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहां पर इसकी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को अपन वहां पर मोल्ड करके सही कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पर जो पेपर सेटर के द्वारा दिया गया, टाइपिस्ट के द्वारा दिया गया, वो चीज अपने लिए सूट नहीं करने वाली हो तो हमें चेंज कर लेनी चाहिए। देखिएगा जरा वहां पर कि बाइलिंगुअल मेथड के अंदर जो सिद्धांत है उनमें से निम्नलिखित में से दिए हुए सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत वहां पर काम नहीं करता है। देखिए, मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, idioms, sentences and grammatical rules is conveyed through L1 in the initial stage of the lesson। आपका जो अध्याय होता है उसके प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक चरण में जो प्रथम भाषा होती है उसके अंदर नए शब्द, नए वाक्यांश, नई लोकोक्तियां या मुहावरे हैं, नए वाक्य हैं, नए व्याकरण के नियम हैं, उनको संप्रेषित किया जाता है, प्रेषित किया जाता है, बताया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर अब पैटर्न प्रैक्टिस इज गिवन ओनली इन इंग्लिश, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं आपकी, जो भी संरचनाएं हैं, उनके लिए जो आपका अभ्यास करने का कार्य वो केवल इंग्लिश में दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। L1 इज यूज्ड ओनली बाय द टीचर टू एक्सप्लेन वोकेबलरी एंड फ्रेजेस, जहां जहां बच्चे को तकलीफ होती है वहां वहां अध्यापक के द्वारा शब्द या वाक्यांश हैं उनको लैंग्वेज 1 में या नेटिव टंग में बताया जाता है जरूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, जुडिशियस यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज ऐसा सिखाया था आपको। ठीक है, बिल्कुल होता है। L1 इज यूज्ड ओनली बाय द स्टूडेंट्स, कि लैंग्वेज 1 है वो केवल विद्यार्थियों के द्वारा प्रयुक्त की जाती है टू एक्सप्लेन वोकेबलरी एंड फ्रेजेस, जहां पर आपका शब्द भंडार है और साथ में आपके वाक्यांश हैं उनको वहां पर काम में लिया जाए। तो सरासर गलत बात है कि बाइलिंगुअल में अगर बच्चा अटकता है, ठीक है, तो उसके लिए टीचर को L1 को यूज करने की इजाजत होती है, लेकिन बच्चे को L1 या लैंग्वेज फर्स्ट को यूज करने की इजाजत नहीं होती है। अगला सवाल, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंपॉर्टेंस ऑफ CCE
फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यहां एंड होता ज्यादा बेहतर होता आपका। क्या कहा कि निम्नलिखित में से सीसीई या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व में किसको शामिल नहीं किया जाता है? 3 इसके पक्ष में है, 1 इसके विपक्ष में है, 3 इसके फॉर है, 1 इसके अगेंस्ट है। पहला ऑप्शन सीसीई रिड्यूसेस स्ट्रेस, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, आपके बच्चे के तनाव को कम करता है एंड एंजाइटी और दुश्चिंता को कम करता है ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का, एंड अडोलसेंट और जो किशोर किशोरियां हैं उनका ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, परीक्षा के दौरान। बिल्कुल सही बात है, सीसीई ऐसा काम करता है। इट रिड्यूसेस ड्रॉप आउट रेट, यह वहां पर विद्यालय छोड़ने की दर है उसको भी घटाता है, एज देयर विल बी लेस फियर, क्योंकि बच्चों में काफी कम भय रहेगा, काफी कम डर रहेगा, एंड एंजाइटी, काफी कम दुश्चिंता रहेगी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, जो कि उनकी प्रस्तुति या उनके प्रदर्शन के आधार पर होता है। ठीक है, यह भी बिल्कुल सही है कि बच्चा विद्यालय के प्रति आकर्षित होता रहेगा। लर्नर्स डू नॉट डेवलप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विद्यार्थियों में या अधिगमकर्ताओं में जो अवधारणा है, जो उनके वहां पर कॉन्सेप्ट होती है, उनमें स्पष्टता नहीं आती है। गलत बात है, सीसीई बिल्कुल क्लियर कट तरीके से चीजों को पढ़ाना जानता है। सीसीई में अनक्लैरिटी कहीं नहीं होती है, टोटली क्लैरिटी होती है, बिल्कुल क्लियर कट बातों के साथ में बताया जाता, तो यह बात गलत है। इट प्रोमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ लर्नर्स, यह अधिगमकर्ताओं के व्यक्तित्व है, उनके समग्र विकास को प्रोन्नत करता है या फिर आपका उन्नत करने का काम करता है। बच्चे का जो चहुमुखी विकास होता है या ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, जिसे आप सर्वांगीण विकास के नाम से जानते हैं, वो भी वहां पर सीसी के द्वारा दिया जाता है, जो इसका एकमात्र ध्येय वहां पर बोला गया था जब सीबीएसई ने से आपका चालू किया था। देखो जो मैंने बोला है वहीं से आपका एक सवाल और उठ जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीजें आती नहीं है, जो आपको नोट्स अवेलेबल करवाए गए थे उसमें सारा वहां पर डिटेल डेटा आपके पास में था। हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द सीसीई और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम, कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वहां पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली है उसका परिचय करवाया था? तो ये सीबीएसई ने करवाया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वहां पर करवाया था। तो इसमें ज्यादा बहस करने वाला कोई मुद्दा है नहीं आपका, ये सीधा सीधा सवाल का आंसर कौन सा रहा आपका? पहला। एनसीटी का इसमें कोई रोल नहीं था, आरबीएसई का कोई रोल नहीं था, यूजीसी का जो हायर एजुकेशन का है उसका इसमें कोई रोल नहीं था। अगले सवाल पे आइएगा। Which one of the following statement is not correct? निम्नांकित में से कौन सा कथन या वक्तव्य जो सही नहीं है, ट्रू सच नहीं है, सत्य नहीं है, विथ रिगार्ड टू ऑडियोलिंगुअल मेथड, जो कि ऑडियोलिंगुअल मेथड के बिहाफ पर है। पहले भी ऑडियोलिंगुअल मेथड की बात कही जा चुकी है, अब भी वहां बात की जा चुकी है, और इस बार भी देखो आपसे क्या पूछा है, नोट वाला पूछा है, जो सत्य नहीं है, जो असत्य है आपका। लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, गलत बात यहीं पकड़ में आ गई। ठीक है, कि जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है किया ही किसके लिए जाता है? कम्युनिकेशन के लिए किया जाता, बाकायदा किया जाता है। तो लैंग्वेज होता ही कम्युनिकेशन के लिए है। ठीक है, लैंग्वेज बिना कम्युनिकेशन के होता ही नहीं है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, ये इसके बारे में क्या नहीं है आपका, करेक्ट नहीं है। लैंग्वेज इज लर्नड कॉन्टेक्चुअली, तो जब वोकेबल भी कंटेक्स्ट में सिखाया जाता तो अल्टीमेटली लैंग्वेज भी कंटेक्स्ट में ही सिखाया जाएगा। तो कई बार हम इसको आंसर मान लेते हैं, जो गलत बात है आपका। लैंग्वेज इज लर्नड यूजिंग द नेचुरल ऑर्डर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लैंग्वेज या भाषा को सिखाया जाता है उसके प्राकृतिक या स्वाभाविक क्रम के अंदर, जिसमें पहले एल आएगा, फिर एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। बिल्कुल, ये आपकी टेस्ट सीरीज में भी आपके लिए क्वेश्चन अवेलेबल करवाया गया था यहां से। रेपिटेशन एंड ड्रिलिंग आर कॉमन, जो पुनरावृत्ति है या अभ्यास करना है वो एक सामान्य प्रक्रिया बनता है, जो कि एज अ लैंग्वेज लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ द हैबिट स्टेटमेंट, जब भाषा के अधिगम को हम वहां पर एक आदत के कथन या वक्तव्य के निरूपण का हिस्सा मानते हैं, तो बिल्कुल इसमें अभ्यास भी होता है, इसमें पुनरावृत्ति भी होती है। तो यहां पर सबसे बड़ी गलती यह है कौन सी? नोट वाली, और नोट की वजह से वो नोट हो गया। अब ये मत सोचना यहां नोट था तो यहां नोट आ गया। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है ऑडियोलिंगुअल में, और यहां ये कहा कि लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, ये यहां इनकरेक्ट है। अपन कई बार गलती से ये मान लेते हैं कौन सा, लैंग्वेज इज लर्नड कंटेक्चुअली, ये आपको नहीं लेना है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? भरमार है आपकी ऑडियोलिंगुअल मेथड की और सीएलटी की, और साथ में बाइलिंगुअल की। बाकी जीटी को, डायरेक्ट को, इनको वहां पर टोटली अवॉइड कर दिया गया, स्ट्रक्चरल को अवॉइड कर दिया गया, सिचुएशनल को अवॉइड कर दिया गया, डॉक्टर वेस्ट मेथड को अवॉइड वहां पर कर दिया गया, इक्लेक्टिक को अवॉइड कर दिया गया। ठीक है, या फिर अपन ये कहते हैं कि न्यू पैटर्नेबल सिचुएशन थी, उनको भी वहां पर सीएलएल वगैरह को अवॉइड कर दिया गया। मात्र 3 प्रकार की मेथड्स के ऊपर आपका पूरा पेपर बन गया यहां पर, कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में
में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सुनिएगा, इसमें कम्युनिकेटिव के बारे में पहला स्टेटमेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ सीएलटी, सीएलटी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य या लक्ष्य इज टू इनेबल द लर्नर्स, वो अधिगमकर्ताओं को सक्षम बनाना है, टू कम्युनिकेट, कि वो संप्रेषण कर सके इन द टारगेट लैंग्वेज, अपनी जो विशेषित, जो उद्देशित अपनी L2 है, जो फॉरेन लैंग्वेज है या टारगेट लैंग्वेज है। तो ये क्या कहा कि बच्चे को वहां पर टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये इसके बारे में ट्रू है। और हमें क्या चाहिए वहां पर? नॉट ट्रू चाहिए। अगली बात, दिस अप्रोच यूजेस अ टेक्स्ट बुक टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, इस उपागम में अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। सीएलटी बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ाया जाने वाला तरीका है, इसमें कोई प्रॉपर टेक्स्ट बुक होता ही नहीं है। सीएलटी में कहीं कोई प्रॉपर टेक्स्ट बुक नहीं होता है, यह आसानी से इसका आंसर पकड़ में आने वाला है। लैंग्वेज लर्नर्स इन सीएलटी, सीएलटी के अंदर जो आपके भाषा के अधिगम करता है, लर्न सीखते हैं, बिल्कुल, एंड प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इंग्लिश अंग्रेजी भाषा या आंग्ल भाषा या टारगेट लैंग्वेज का थ्रू इंटरेक्शन, परस्पर क्रिया से उन्हें आपस में डायलॉगिंग करने का, आपस में कम्युनिकेट करने का पूरा चांस दिया जाता है। वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ में, और यहां तक कि टीचर के साथ, बिल्कुल, टीचर उनका फैसिलिटेटर होता है। तो यह चीज भी वहां पर सही है कि पहले वो आपस में करते हैं कम्युनिकेटर, और साथ में जब प्रॉब्लम आती तो टीचर को को कम्युनिकेटर मानते हुए भी ये काम वहां पर करते हैं। फिर एक और पॉइंट बचा, लर्नर्स टॉक अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो अधिगम करता है अपने व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं, उन व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बात करते हैं, बाकायदा करते हैं। विद पीएस, अपने हम उम्र या समवयस्क के साथ में, एंड टीचर्स, अपने अध्यापकों के साथ में। टीच टॉपिक विच इंकरेजेस, जहां पर उन्हें वो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जो उन्हें उत्साहित करते हैं। लैंग्वेज स्किल्स, उनके भाषा के कौशल में, रिलेटेड टू वेरियस सिचुएशन, जो कि वहां पर विभिन्न प्रकार की स्थितियों से संबंधित होते हैं। तो इन्हें अलग अलग सिचुएशन में डालकर सिखाना, या वहां सिचुएशन लर्निंग का नाम देना, या एबीएल का नाम देना, या फिर वहां पर सिचुएशन अप्लाइड टीचिंग कहना बिल्कुल होता है। तो इसमें सबसे मोटी बात यह थी कि टेक्स्ट बुक का इसमें सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं होता है। अगली बात पे आइएगा, Which one of the following is not the type of the test? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी उलझाने वाली थी कि यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज टेस्ट है उनकी बात पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन चलो फिर भी कोई नहीं, अपन आसानी से आंसर के साथ में पहुंच सकते हैं। जब टेस्ट के प्रकार पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपने पास में आपके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट भी बनता है, ठीक है, LAT कहते हैं ना, LAT लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट वाला, प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट भी वहां पर कहा जाता है। तो इसमें एक चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, कौन सी? आपका एटीट्यूड टेस्ट। हालांकि ये साइकोलॉजिकल या फिर आपका फिलोसॉफिकल लेवल पर इसे कहा जा सकता है कि एटीट्यूड टेस्ट भी होता है, लेकिन जो आपका भिन्न प्रकार का अलग किस्म का जो प्रकार है वो एटीट्यूड में ही बचता है। तो यहां पर अपन ये नहीं कह सकते कि डिलीट या बोनस में जाएगा, बाकायदा इसका आंसर मान लिया जाना चाहिए। और कौन सा रहेगा? एटीट्यूड, जो कि बाकी तीन से अपनी भिन्नता बनाकर रखता है। फिर अगला और इस पेपर का अंतिम सवाल है विच, जो कि इंग्लिश का है, ठीक है। 150 में से जो 70 सवाल इंग्लिश के मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, ये 70वां सवाल है। 66 नंबर के सवाल से मैंने अपनी सीरीज वाले पेपर से निकलवाना आपको शुरू किया था, 135 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो पहले 65 और इधर आपका 15 बच गए, तो 80 सवाल आपके जीके वाले पार्ट या फिर अदर आपके जो स्ट्रीम वाले पार्ट है उनके हैं, और 70 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के हैं। तो ये मेथोडोलॉजी या पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू ऑडियोलिंगुअल मेथड? एक बार फिर से ऑडियोलिंगुअल मेथड देखो, ऑडियोलिंगुअल मेथड नंबर 1 पे गया, इसमें सीएलटी नंबर 2 पे गया, और बाइलिंगुअल नंबर 3 पे गया, बाकी किसी को इसमें टच नहीं किया गया। कि वोकेबलरी फर्स्ट देन ग्रामर स्ट्रक्चर्स आर टॉट। अब की बार क्या पूछा आपसे? करेक्ट पूछा, सही कौन सा है? कि सबसे पहले वोकेबलरी पढ़ाया जाए और उसके बाद में ग्रामर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है आपका, ठीक है। फर्स्ट यूजिंग एग्जांपल्स देन रूल्स आर टॉट, पहले उदाहरण पढ़ाए जाएं, उदाहरण तो पढ़ाए जाते हैं, देन रूल्स आर टॉट, फिर नियम सिखाए जाते हैं, नियम नहीं सिखाए जाते। तो यहां पर जो गलतियां हो रही हैं, ये रूल्स वाली बात नहीं होगी, ठीक है, यहां पर आपका ग्रामर वाली बात नहीं होगी, ठीक है। फिर एरर्स आर नॉट करेक्टेड इमीडिएटली, तुरंत तौर पर इसमें जो त्रुटियां उनको आपका सुधारा नहीं जाता है, ठीक है। इसका टोटल वे में कोई लेना देना ही नहीं है। टोटल वे में देखा जाए, क्या कहा कि त्रुटियों को तुरंत तौर पर नहीं सुधारा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप ये बताओ कि एरर्स आर टॉलरेटेड एंड करेक्टेड लेटर, ये पार्ट है सीएलटी का, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ऑडियो लिंगुअल में टीचर क्या करेगा, एक रोल मॉडल की तरह सेंटेंस बोलेगा, बच्चा उसे वहां पर आपका पीछे से कॉपी करेगा या इमिटेट करेगा, और साथ में वहां उसे मेमोराइज
मेमोराइज करने का या बार बार स्पीक करने का काम वहां पर करेगा। तो टीचर है, टीचर वहां पर किसका काम करता है? रोल मॉडल का काम करता है, जहां पर लैंग्वेज के जो यूजेस होते हैं उनको सही ढंग से करवाया जाए। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि आप तीसरा समझ लें, अगर सीएलटी और ऑडियो लिंगुअल को आपने डिफरेंशिएट करके पढ़ रखा है तो आपकी ये प्रॉब्लम वहां पर आने वाली नहीं है। तो ये रहे आपके 70 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि पेपर आपको काफी आसान लगा होगा। जहां तक इंग्लिश सब्जेक्ट का सवाल है, यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जहां पर आपको एक प्रॉब्लमेटिक इशू है उसका क्रिएशन देखने को मिले। सिर्फ एक सवाल ऐसा है जहां पर आपका वहां एडीएम का सवाल था जिसमें 2 आंसर्स बनते हैं और बाकी कहीं कोई डिलीट या बोनस वाला सवाल देखने को नहीं मिला। कहीं कोई ऐसा नहीं कि 2 ऑप्शंस आपको ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। एक आपका लिटरेरी डिवाइस से जुड़ा हुआ सवाल था, वो थोड़ा डेप्थ का था, जिसे अपन किसका मानते हैं? एलेगरी का। तो यहां इतने सवाल तो कायदा भी बनता कि पेपर सेटर आपको ऊपर नीचे करवा दे, लेकिन जब 70 में से 68 सवाल होते हैं, 68 आउट ऑफ 70 सवाल आपके मिलते हैं, जो सवाल इतनी आसानी के साथ में मिलते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग है। उसके होने के बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं कि एक बच्चा इजीली 60 तक पहुंच सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा मेरा एक हायर एंटीसिपेशन हो सकता है। लेकिन जब बच्चा इंग्लिश से नहीं जुड़ा हुआ है तो भी इस पेपर में इंग्लिश में उसके 50 क्वेश्चंस को वहां अटेम्प्ट करना, काट पीट के बचना, उसकी जिम्मेदारी वहां बनती है। हालांकि आपका सुनने को आता है या विश्लेषण प्राप्त करने के बाद में पता चलता है कि वहां पर जो बाकी पार्ट आपका 80 क्वेश्चंस का रहा वो काफी टिपिकल नेचर का था। तो नियर अबाउट अपन ये मान सकते हैं कि मिला जुला असर रहा, कि इंग्लिश काफी आसान रहा और दूसरा पार्ट आपका काफी सरल रहा। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके से इस चीज की भनक रही है कि पढ़े भी चीजें हैं वो आराम से आपकी रिलेट कर रही हैं। जो आपका परीक्षा से पहले का एक डर रहा था कि सर हम इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पहली बार वहां पर जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है ये परीक्षा करवा रहा है, वो किस टाइप से प्रश्नों को घुमाएगा। तो पैटर्न वही था जो कि आपका वहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रहा है या फिर आपका आरपीएससी का रहा है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का रहा है। कहीं पर भी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा ऊटपटांग तरीके से पूछने की कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं की गई है और आपने जो एक सरफिशियल स्टडी की है उसके आधार पर आप कंपटीशन की दौड़ में बने रह सकते हैं। तो आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए, आपके सिलेक्शन की उम्मीद करते हुए कि आपके हाथों से मुंह मीठा करने को हमें मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ में आपसे अलविदा चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।